मेहरा इंटरनेशनल टावर के भव्य बॉलरूम के बीचों बीच खड़ा अर्जुन मेहरा आज की शाम का असली केंद्र बिंदु बना हुआ था। चारों ओर झिलमिलाती रोशनी और विलासिता का ऐसा माहौल था जिसे देख किसी की भी आंखें चौंधिया जाएं। शहर की सबसे प्रसिद्ध 99 सुंदरियां और मॉडल अपने सबसे महंगे परिधानों में सजी हुई केवल उसकी एक झलक पाने के लिए व्याकुल थीं। अर्जुन के चेहरे पर एक कठोर गंभीरता थी जो उसकी अटूट शक्ति और अधिकार को दर्शाती थी। उसने अपने चारकोल ग्रे सूट के बटन ठीक किए और एक गहरी सांस ली। हवा में महंगे इत्रों और विदेशी लिली के फूलों की महक घुली हुई थी, जिससे वातावरण भारी और घुटन भरा महसूस हो रहा था। हर महिला जो वहां मौजूद थी या तो किसी बड़े घराने की उत्तराधिकारी थी या फिर एक उभरता हुआ सितारा जो केवल व्यापारिक लाभ के लिए अर्जुन के करीब आना चाहती थी। उनकी कृत्रिम हंसी और बनावटी बातें अर्जुन को अंदर ही अंदर परेशान कर रही थीं। वह इस शहरी जंगल का सबसे शक्तिशाली शिकारी था, जिसकी सत्ता शेयर बाजार की चालों और लोहे जैसे कठोर कॉरपोरेट निर्णयों पर टिकी हुई थी। विक्रम सिंघानिया, जो अर्जुन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी था, हॉल के दूसरे कोने से इस दृश्य को बड़ी ईर्ष्या के साथ देख रहा था। उसने अर्जुन को नीचा दिखाने के लिए और उसकी एकाग्रता भंग करने के लिए इन सुंदरियों के जाल को और भी जटिल बना दिया था। हर मोड़ पर कोई न कोई हसीना मुस्कुराकर अर्जुन का रास्ता रोकने की कोशिश करती, लेकिन अर्जुन की नजरें केवल सच्चाई की तलाश में थीं। वह जानता था कि यह सब बाहरी दिखावा है और इसके पीछे केवल सत्ता की भूख छिपी हुई है। अचानक अर्जुन को लगा कि उसे इस भारी भीड़ से बाहर निकलने की जरूरत है, क्योंकि उसकी आत्मा इस दिखावे से थक चुकी थी। उसने चतुराई से सुरक्षा कर्मियों को इशारा किया और चुपचाप बॉलरूम के पिछले दरवाजे से बाहर निकलकर छत की बालकनी की ओर बढ़ गया। ठंडी हवा के झोंकों ने उसके चेहरे को छुआ, जिससे उसे कुछ पल के लिए शांति का अनुभव हुआ। मुंबई की रात की रोशनी नीचे समुद्र की तरह चमक रही थी, लेकिन अर्जुन के मन में एक अजीब सी बेचैनी और खालीपन अब भी बना हुआ था। बालकनी से नीचे सड़क की ओर देखते हुए उसकी नजर अचानक एक ऐसी आकृति पर पड़ी जो इस चकाचौंध वाले माहौल में बिल्कुल बेमेल लग रही थी। वह एक युवती थी जिसने साधारण सूती कपड़े पहने थे और उसके सिर पर एक छोटा सा सूती दुपट्टा बंधा हुआ था। वह मुंबई के व्यस्त टैक्सी स्टैंड के पास खड़ी थी और उसके चेहरे पर शहर के शोर और भीड़ को देखकर गहरा डर और संकोच साफ झलक रहा था। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ी और उस मासूमियत को ध्यान से देखने की कोशिश करने लगा। वह लड़की, जिसका नाम अनन्या था, हिमाचल के एक छोटे से शांत गांव से पहली बार इस महानगर की हलचल भरी दुनिया में आई थी। उसके हाथ में एक पुराना सा पता लिखा हुआ कागज का टुकड़ा था, जिसे वह बार बार देख रही थी और पास से गुजरने वाले अजनबियों से कुछ पूछने का साहस जुटाने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में वह चमक और शुद्धता थी जो अर्जुन ने सालों से इस कॉरपोरेट जगत के किसी भी चेहरे पर नहीं देखी थी। वह भीड़ में एक खोए हुए फूल की तरह दिख रही थी। अर्जुन ने महसूस किया कि उसका दिल अचानक एक अलग लय में धड़कने लगा है, जो किसी भी व्यापारिक सौदे या अरबों की जीत से कहीं अधिक तीव्र था। उसने उस लड़की की हर छोटी हरकत को ऊपर से गौर से देखा, जैसे वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी मसीहा की तलाश कर रही हो। अनन्या की सादगी और उसकी स्वाभाविक सुंदरता ने अर्जुन को अंदर तक झकझोर दिया था। उसने अनगिनत सुंदरियां देखी थी, लेकिन इस लड़की की आंखों में जो पवित्रता थी, उसने उसे वहीं स्थिर रहने पर मजबूर कर दिया। नीचे सड़क पर अनन्या ने अपना दुपट्टा थोड़ा और कस लिया, क्योंकि तेज हवाएं उसके बालों को बिखेर रही थीं। उसकी झिझक और शहर के प्रति उसका अविश्वास उसके हर कदम से झलक रहा था, जो उसे इस मतलबी दुनिया से अलग बनाता था। वह किसी महंगी गाड़ी की सवारी नहीं थी, बल्कि अपनी सादगी की शक्ति लेकर यहां आई थी। अर्जुन ने बिना सोचे समझे बालकनी की रेलिंग को कसकर पकड़ लिया।
जैसे वह डर रहा हो कि कहीं वह सादगी इस शहरी भीड़ में हमेशा के लिए खो न जाए। अनन्या ने अचानक ऊपर की ओर देखा। शायद उसे महसूस हुआ था कि कोई उसे बहुत ध्यान से देख रहा है। उसकी आंखें सीधे अर्जुन की आंखों से टकराईं और उस एक पल के लिए पूरा शहर जैसे थम गया। अर्जुन मेहरा, जो कभी किसी के सामने नहीं झुकता था, आज एक अनजान लड़की की मासूम नजर के सामने खुद को निहत्था महसूस कर रहा था। उसके चेहरे पर जो फ्रीज होने वाला भाव आया, वह उसके अंगरक्षकों के लिए भी बिल्कुल नया और चौंकाने वाला था, जो उसके पीछे खड़े थे। वह क्षण एक अनंत काल की तरह लगा, जहां समय की गति धीमी हो गई थी और आसपास का शोर पूरी तरह से गायब हो गया था। अनन्या ने अपनी पलकें नीचे झुका लीं। उसकी गालों पर गुलाबी रंग की एक हल्की सी शर्म की लहर दौड़ गई, जो उसकी शुद्धता का प्रमाण थी। अर्जुन का दिमाग, जो हमेशा भविष्य की योजनाओं और अरबों के मुनाफे में व्यस्त रहता था, अब केवल उस लड़की के बारे में सोच रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि एक अजनबी चेहरा उसे इतना विचलित कैसे कर सकता है। विक्रम सिंघानिया के भेजे हुए लोग अभी भी बॉलरूम के अंदर अर्जुन को ढूंढ रहे थे, अनभिज्ञ कि उनके शिकार का ध्यान अब कहीं और ही भटक चुका है। अर्जुन ने अपनी जेब से फोन निकाला, लेकिन फिर उसे वापस रख दिया। उसे लगा कि तकनीक इस पल की पवित्रता को खराब कर देगी। वह बस वहीं खड़ा रहा, उस दृश्य को अपने भीतर उतारता रहा, जहां एक साधारण लड़की ने एक साम्राज्य के मालिक को चुनौती दिए बिना ही जीत लिया था। यह एक नए युद्ध की शुरुआत थी, जो प्यार और न्याय के बीच होने वाला था। अनन्या ने अपना झोला उठाया और धीरे धीरे फुटपाथ पर आगे बढ़ने लगी, लेकिन उसकी चाल में अभी भी वही पुरानी दुनिया की शालीनता थी, जो आधुनिकता के इस दौर में दुर्लभ हो गई थी। वह नहीं जानती थी कि उसे ऊपर से देखने वाला व्यक्ति इस शहर का राजा है, जिसके एक इशारे पर दुनिया बदल सकती है। अर्जुन ने अपने सुरक्षा प्रभारी को बुलाया और एक धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में आदेश दिया कि उस लड़की पर नजर रखी जाए, लेकिन उसे कोई नुकसान या डर महसूस नहीं होना चाहिए। सुरक्षा प्रभारी समीर, जो वर्षों से अर्जुन के साथ था, अपने मालिक के चेहरे पर इस तरह के भाव देखकर हैरान रह गया। अर्जुन की आंखों में एक प्रकार का जुनून और संकल्प था, जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। उसने तुरंत अपनी टीम को सक्रिय किया और अनन्या का पीछा करने के निर्देश दिए, जबकि अर्जुन अभी भी उसी बालकनी पर खड़ा होकर उसे ओझल होते हुए देखता रहा। उसे पता था कि यह लड़की केवल एक चेहरा नहीं थी, बल्कि उसके जीवन में आने वाले एक बड़े तूफान का संकेत थी। बॉलरूम के अंदर से संगीत की आवाज अभी भी आ रही थी, लेकिन अर्जुन के लिए वह अब केवल एक बेमतलब का शोर था, जो उसके कानों को चुभ रहा था। उसने मुड़कर उस चकाचौंध भरी दुनिया को देखा, जिसे उसने खुद खड़ा किया था, और उसे पहली बार वह सब नकली और खोखला महसूस हुआ। उसकी सत्ता, उसकी संपत्ति और वह 99 सुंदरियां जो उसका पीछा कर रही थीं, उस एक लड़की की सादगी के सामने फीकी पड़ गई थीं। उसे अब उस लड़की की शुद्धता और उसकी आंखों के पीछे छिपे रहस्य को जानना ही था। रात की काली चादर में शहर डूब चुका था, लेकिन अर्जुन मेहरा की आंखों में अब एक नई ज्योति जाग उठी थी, जो न्याय और प्रेम की राह दिखाने वाली थी। उसने मन ही मन फैसला किया कि वह इस लड़की के जीवन में दखल देगा, लेकिन एक रक्षक के रूप में, न कि एक शिकारी के रूप में। उसने एक आखिरी बार नीचे की ओर देखा, जहां अनन्या अब भीड़ में कहीं गायब हो चुकी थी, लेकिन उसकी छवि अर्जुन के मन के सबसे गहरे कोने में हमेशा के लिए अंकित हो गई थी। अगली सुबह जब सूरज की किरणें मेहरा कॉर्पोरेट मुख्यालय की कांच की दीवारों पर पड़ीं, तो अर्जुन पहले से ही अपने डेस्क पर काम कर रहा था, लेकिन उसकी फाइलों के बीच अब एक नया लक्ष्य जुड़ गया था। उसने अनन्या के बारे में जानकारी जुटाने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद जासूसों को लगा दिया था। उसे पता चला कि वह हिमाचल के एक दूरदराज के इलाके से आई है, जहां की जमीन और पानी को विक्रम सिंघानिया की कंपनियों ने प्रदूषित कर दिया है। अर्जुन को समझ आया कि उसकी और अनन्या की मुलाकात महज इत्तेफाक नहीं थी। उसने खिड़की के बाहर देखा,
जहां शहर की व्यस्तता शुरू हो चुकी थी, और उसे लगा कि अब उसे अपनी शक्ति का उपयोग केवल पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि किसी बड़े उद्देश्य के लिए करना होगा। वह जानता था कि विक्रम एक खतरनाक खिलाड़ी है, जो अपनी राह में आने वाले हर छोटे कांटे को कुचल देता है, और अनन्या उसके लिए एक आसान शिकार हो सकती थी। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसके भीतर का योद्धा अब जाग चुका था, और वह उस मासूम लड़की की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। कॉरपोरेट जगत में अर्जुन की पहचान एक निर्दयी और सटीक फैसले लेने वाले व्यक्ति के रूप में थी, लेकिन अब उसमें एक नई मानवीय संवेदना का संचार हो रहा था। उसने अपनी कानूनी टीम को बुलाया और विक्रम सिंघानिया के हालिया भूमि अधिग्रहण के सभी दस्तावेजों की जांच करने का आदेश दिया। वह चाहता था कि जब वह अगली बार अनन्या से मिले, तो उसके पास उसे देने के लिए केवल खोखले वादे नहीं, बल्कि ठोस परिणाम और न्याय की उम्मीद हो। उसकी योजना अब बहुत बड़े कैनवास पर तैयार हो रही थी। अनन्या शहर के एक सस्ते और पुराने धर्मशाला में ठहरी हुई थी, जहां की दीवारें सीलन भरी थीं और फर्श ठंडा था, लेकिन उसके हौसले अभी भी बुलंद थे। वह अपनी मां के इलाज और गांव की मिट्टी को बचाने के लिए यहां आई थी, और उसे पूरा विश्वास था कि वह सफल होगी। उसे नहीं पता था कि उसकी मासूमियत ने एक ऐसे व्यक्ति का दिल जीत लिया है, जो उसे बचाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ने की ताकत रखता है। वह बस अपनी प्रार्थनाओं में डूबी हुई थी, आने वाले कल के लिए तैयार। अर्जुन ने अपनी कार निकाली और खुद ड्राइव करते हुए उस पुराने इलाके की ओर चल पड़ा, जहां अनन्या के होने की सूचना उसे मिली थी। उसकी महंगी स्पोर्ट्स कार तंग गलियों में एक अजनबी वस्तु की तरह लग रही थी, लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं थी। वह बस एक बार फिर उस लड़की को देखना चाहता था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह सुरक्षित है। जब उसने उसे एक छोटे से मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भगवान से प्रार्थना करते हुए देखा, तो उसके चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान आ गई। उसने देखा कि कैसे अनन्या ने एक बूढ़ी औरत की मदद की और अपनी पानी की बोतल उसे दे दी, भले ही उसके पास खुद के लिए बहुत कम साधन थे। इस दयालुता ने अर्जुन को फिर से प्रभावित किया। उसे याद दिलाया कि असली दौलत बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि इंसान के चरित्र में होती है। वह अपनी कार के भीतर से ही उसे देखता रहा। खुद को प्रकट करने का अभी सही समय नहीं था। उसे पहले विक्रम सिंघानिया के बिछाए हुए कांटों को साफ करना था, ताकि अनन्या सुरक्षित रूप से अपनी मंजिल तक पहुंच सके। जैसे जैसे दिन ढला, अर्जुन ने अपने दफ्तर लौटकर एक ऐसी रणनीति बनाई जो न केवल विक्रम को बर्बाद कर देगी, बल्कि पूरे देश में एक मिसाल कायम करेगी। उसने उन 99 सुंदरियों को पूरी तरह भुला दिया था, जो अभी भी उसके फोन पर संदेश भेज रही थीं और उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही थीं। उसके लिए अब केवल एक ही चेहरा मायने रखता था, वह चेहरा जो बिना किसी मेकअप और आभूषण के भी दुनिया का सबसे सुंदर चेहरा था। उसका संकल्प अब एक अटूट चट्टान की तरह मजबूत हो चुका था। शाम को अर्जुन ने अपने निजी सहायक को बुलाया और उसे निर्देश दिया कि वे उस गांव के बारे में और अधिक जानकारी निकालें जहां से अनन्या आई है। उसे संदेह था कि विक्रम वहां कुछ बहुत बड़ा और अवैध कर रहा है, जिसके कारण अनन्या को इतनी दूर यहां आना पड़ा। अर्जुन जानता था कि यह लड़ाई लंबी होगी और इसमें बहुत सारे खतरे होंगे, लेकिन वह पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने अपनी मेज पर रखे ग्लोब को घुमाया और अपनी नजरें भारत के उस छोटे से बिंदु पर टिका दी। रात की शांति में अर्जुन ने अपने पिता की पुरानी डायरी निकाली, जिसमें उन्होंने ईमानदारी और नैतिकता के महत्व के बारे में लिखा था। उन्होंने हमेशा सिखाया था कि एक राजा का धर्म उसकी प्रजा की रक्षा करना है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए। अर्जुन को लगा कि वह शायद अपनी जड़ों से दूर चला गया था, लेकिन अनन्या ने उसे फिर से उस मार्ग की ओर मोड़ दिया था। उसने खिड़की की ओर देखा और महसूस किया कि कल से उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है, और वह इसके लिए पूरी तरह तैयार है। उधर अनन्या अपनी छोटी सी कोठरी में बैठी अपनी मां की तस्वीर देख रही थी।
और अपनी आंखों में आंसू लिए हुए भगवान से प्रार्थना कर रही थी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस विशाल शहर का सबसे बड़ा आदमी उसके लिए अपनी पूरी ताकत झोंकने को तैयार बैठा है। उसकी मासूमियत ही उसकी सबसे बड़ी ढाल थी, जिसने एक पत्थर दिल इंसान को पिघला दिया था। दोनों ही अपनी अपनी दुनिया में एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे, जबकि तकदीर ने उनके मिलने का जाल बुनना शुरू कर दिया था। मुंबई की सुबह गांव की सुबह जैसी शांत और शीतल नहीं थी, जहां पक्षियों के चहचहाने से नींद खुलती थी। यहां केवल वाहनों का कर्कश शोर और लोगों की अंतहीन भागमभाग थी, जिसने अनन्या को गहरी बेचैनी से भर दिया था। उसने अपनी पुरानी चादर समेटी और कमरे के एक कोने में रखे ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया ताकि थकान मिट सके। उसकी आंखों में अभी भी नींद का भारीपन था, लेकिन उसके मन में अपने गांव की मिट्टी और अपनी बीमार मां को बचाने का एक अटूट संकल्प जल रहा था। उसने अपने फटे हुए बैग को बहुत सावधानी से और कसकर पकड़ा। मेहरा इंटरनेशनल के 48वें तल पर स्थित अपने शानदार केबिन में अर्जुन मेहरा बड़ी एकाग्रता के साथ बैठा हुआ था। उसकी बड़ी कांच की खिड़कियां पूरे शहर का एक विहंगम और भव्य नजारा पेश करती थी, लेकिन उसका ध्यान केवल कंप्यूटर स्क्रीन पर था। सामने रखे मॉनिटर पर विक्रम सिंघानिया की कंपनी के शेयर भावों में हो रही संदिग्ध हलचल साफ दिखाई दे रही थी, जो किसी बड़े घोटाले का संकेत थी। अर्जुन ने अपना सिर पीछे कुर्सी पर टिकाया और उस मासूम चेहरे के बारे में सोचने लगा जिसे उसने पिछली रात को देखा था। विक्रम सिंघानिया अपने काले शीशे वाले आलीशान दफ्तर में बैठा एक जहरीली मुस्कान के साथ अपने महंगे सिगार का धुआं उड़ा रहा था। उसे अटूट विश्वास था कि वह अपनी अपार दौलत और बाहुबल के दम पर किसी का भी मुंह आसानी से बंद कर सकता है। उसके पास मेहरा इंटरनेशनल के कुछ गद्दार सूत्रों से खबर आई थी कि अर्जुन किसी साधारण ग्रामीण लड़की में बहुत गहरी दिलचस्पी ले रहा है। विक्रम ने इसे अर्जुन की एक बड़ी कमजोरी मान लिया और तुरंत एक ऐसी योजना बनाने लगा जिससे वह उसकी साख को मिटा सके। अनन्या ने धर्मशाला से बाहर कदम रखा और शहर की तपती सड़कों पर अपने गंतव्य की तलाश में निकल पड़ी ताकि न्याय मिल सके। वह एक सरकारी दफ्तर पहुंची, जहां उसे अपने गांव की प्रदूषित नदी के बारे में एक महत्वपूर्ण शिकायत दर्ज करानी थी और सबूत देने थे। वहां बैठे क्लर्क और अधिकारियों ने उसकी साधारण वेशभूषा देखकर उसे बहुत ही बुरी तरह दुत्कार दिया और बाहर जाने को कहा। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपनी फाइल को अपने सीने से और भी मजबूती से लगा लिया। अर्जुन के निजी सुरक्षा प्रभारी समीर ने उसे पल पल की जानकारी दी कि अनन्या इस समय शहर के किस हिस्से में संघर्ष कर रही है। जब अर्जुन को पता चला कि सरकारी दफ्तर में उसके साथ कैसा अपमानजनक व्यवहार किया गया है, तो उसके भीतर गुस्से की एक लहर दौड़ गई। उसने तुरंत अपने फोन से एक गुप्त कॉल किया और उस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को कड़ी चेतावनी दी कि काम ईमानदारी से होना चाहिए। वह चाहता था कि अनन्या को यह महसूस न हो कि उसे किसी शक्तिशाली व्यक्ति की मदद मिल रही है। विक्रम सिंघानिया ने अपने सबसे वफादार और क्रूर गुर्गों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि उस लड़की का पीछा करें और उसकी फाइल छीन लें। वह जानता था कि उस फाइल में उसकी कंपनी के खिलाफ ऐसे दस्तावेज हैं जो उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकते हैं। उसके गुर्गे तुरंत अपनी मोटरसाइकिलों पर सवार होकर अनन्या की तलाश में निकल पड़े, जो शहर के एक व्यस्त बाजार में रास्ता खोजने की कोशिश कर रही थी। विक्रम का चेहरा अहंकार और सत्ता के नशे में पूरी तरह से विकृत और डरावना लग रहा था। तो शहर की व्यस्त सड़कों पर चलते हुए अनन्या को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसका बहुत ही सावधानी से पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे केवल अजनबियों की भीड़ और गाड़ियों का धुआं ही दिखाई दिया, जिससे उसकी घबराहट बढ़ गई। उसका दिल तेज ही से धड़कने लगा और उसने अपनी चाल और भी तेज कर दी ताकि वह किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच सके। वह नहीं जानती थी कि इस अनजान और मतलबी शहर में
उसकी रक्षा करने वाला कोई फरिश्ता भी उसके बहुत करीब मौजूद है। अर्जुन अपनी कार में बैठकर दूर से ही उस पर नजर रख रहा था और उसकी हर छोटी हरकत को बहुत बारीकी से देख रहा था। उसे अनन्या की सादगी और उसके भीतर छिपे असीम साहस को देखकर एक अजीब तरह का गर्व महसूस हो रहा था, जो उसने पहले कभी नहीं किया। वह देख सकता था कि कैसे एक छोटी सी लड़की अकेले ही पूरे तंत्र से लड़ने की ताकत रखती है और अपने सिद्धांतों पर अडिग है। अर्जुन ने फैसला किया कि वह इस युद्ध में अब पूरी तरह से अनन्या का गुप्त ढाल बनेगा। बाजार के एक संकरे मोड़ पर विक्रम के गुर्गों ने अनन्या को चारों तरफ से घेर लिया और उसे डराने धमकाने की गंदी कोशिश करने लगे। वे उससे वह फाइल छीनने के लिए झपट पड़े, जो उसके पास मौजूद एकमात्र उम्मीद थी और जिसके लिए वह यहां आई थी। अनन्या ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन शहर के शोर में उसकी आवाज दबकर रह गई और कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। ठीक उसी समय अर्जुन की सुरक्षा टीम के सदस्य सादे कपड़ों में वहां बिजली की गति से पहुंच गए। अर्जुन के आदमियों ने बहुत ही सफाई और तेजी से उन गुर्गों को वहां से खदेड़ दिया, जैसे कि वे कोई साधारण राहगीर हों जो मदद कर रहे हैं। अनन्या को लगा कि शायद कुछ भले लोग उसकी मदद के लिए आ गए हैं और उसने राहत की एक गहरी सांस ली। वह अभी भी कांप रही थी, लेकिन उसकी फाइल अब भी उसके पास सुरक्षित थी, जिसे उसने अपनी जान से भी ज्यादा कीमती माना। उसने उन अजनबियों को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया, जबकि वे चुपचाप भीड़ में फिर से गायब हो गए। अर्जुन ने जब यह सब अपनी गाड़ी से देखा तो उसे समझ आ गया कि विक्रम अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उसने अपने लैपटॉप पर उन फाइलों की डिजिटल प्रतियों का विश्लेषण किया, जो उसके जासूसों ने अनन्या के बैग से बहुत पहले ही स्कैन कर ली थी। उन विक्रम बिहारगी दस्तावेजों में विक्रम की कंपनी द्वारा रसायनों को सीधे नदी में बहाने के पुख्ता और डरावने सबूत मौजूद थे। अर्जुन को एहसास हुआ कि अनन्या केवल एक पीड़ित नहीं थी, बल्कि वह एक बहुत बड़ी और साहसी व्हिसलब्लोअर भी थी। विक्रम सिंघानिया को जब पता चला कि उसका पहला प्रयास बुरी तरह विफल रहा है, तो वह गुस्से से पागल हो उठा और चिल्लाने लगा। उसने अपने मेज पर रखे कीमती फूलदान को दीवार पर दे मारा, जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। उसे अब यकीन हो गया था कि अर्जुन मेहरा इस पूरी खेल में उसके खिलाफ खड़ा है और उस लड़की की सुरक्षा कर रहा है। उसने अब अपनी रणनीति बदलने और अर्जुन के व्यापारिक साम्राज्य पर सीधा प्रहार करने का खतरनाक निर्णय लिया। अगले कुछ घंटों में अर्जुन ने अपनी कानूनी टीम को एक अत्यंत गोपनीय बैठक के लिए बुलाया और उन्हें सभी सबूतों की जांच करने को कहा। उसने निर्देश दिया कि विक्रम के खिलाफ एक ऐसा कानूनी जाल बुना जाए जिससे वह कभी भी बाहर न निकल सके और उसे कड़ी सजा मिले। अर्जुन की आवाज में एक ऐसी गंभीरता और दृढ़ता थी जिसने उसके सबसे अनुभवी वकीलों को भी पूरी तरह से अचंभित और प्रेरित कर दिया। वह अब केवल एक सीईओ नहीं था, बल्कि वह न्याय का एक योद्धा बन गया था। उधर अनन्या एक छोटे से पार्क में बेंच पर बैठी अपनी मां के पुराने पत्र को पढ़ रही थी और अपनी यादों में खोई थी। उसे अपने गांव की शुद्ध हवा और खेतों की खुशबू बहुत याद आ रही थी, जो इस शहर के कंक्रीट के जंगल में कहीं खो गई थी। उसने सोचा कि क्या वह कभी अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगी, या यह शहर उसे और उसके सपनों को निगल जाएगा। उसकी आंखों से एक आंसू टपका और उसकी पुरानी फाइल के कवर पर जाकर गिरा, जिससे वह गीला हो गया। अर्जुन ने अपनी कार का दरवाजा खोला और धीरे से अनन्या की ओर कदम बढ़ाए, जो अभी भी अपनी ही दुनिया में बहुत उदास बैठी थी। जैसे ही उसने अर्जुन को देखा, उसे वह चेहरा याद आ गया जिसे उसने पिछली रात बालकनी पर खड़ा होकर उसे देखते हुए पाया था। उसकी आंखों में एक बार फिर वही संकोच और थकावट उभरी, जो उसकी सादगी का सबसे सुंदर और सच्चा आभूषण थी। अर्जुन ने उसके पास जाकर बहुत ही शांति से अपना परिचय दिया और बैठने की अनुमति मांगी। अनन्या ने पहले तो उसे अविश्वास भरी नजरों से देखा,
लेकिन अर्जुन की आवाज की सौम्यता ने उसके मन के डर को कुछ कम कर दिया। उसने बहुत ही धीमे स्वर में उससे बात करना शुरू किया और उसे अपने गांव की दुर्दशा और अपनी लंबी यात्रा के बारे में बताया। अर्जुन ने उसकी एक एक बात को बहुत ध्यान से सुना, जैसे कि वह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण और कीमती व्यापारिक सौदा सुन रहा हो। उसे अनन्या की बातों में जो सच्चाई महसूस हुई, वह उसे किसी भी दस्तावेज में नहीं मिली थी। बातों के दौरान अर्जुन को पता चला कि अनन्या के पास जो फाइल है, उसमें गांव के सरपंच के हस्ताक्षर वाले कुछ ऐसे पत्र भी हैं। वे पत्र विक्रम सिंघानिया की सीधी संलिप्तता और उसके द्वारा दी गई जान से मारने की धमकियों का विस्तार से वर्णन करते थे। अर्जुन ने महसूस किया कि यह मामला उसके अनुमान से कहीं अधिक गंभीर और संवेदनशील है, जिसमें कई निर्दोष लोगों की जान दांव पर लगी है। उसने अनन्या को आश्वासन दिया कि अब वह इस लड़ाई में अकेली नहीं है और उसे न्याय मिलेगा। विक्रम सिंघानिया ने इस बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और अर्जुन मेहरा पर अपनी कंपनी को बदनाम करने के झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाना शुरू किया। उसने मीडिया के सामने खुद को एक मसीहा के रूप में पेश किया, जो देश के विकास के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। उसने जनता को गुमराह करने के लिए बहुत सारे फर्जी आंकड़े और ग्राफ दिखाए, ताकि उसकी असलियत छिपी रहे और लोग उस पर विश्वास करें। अर्जुन ने अपने फोन पर यह लाइव प्रसारण देखा और उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आई। अर्जुन जानता था कि विक्रम अपनी ही कब्र खोद रहा है, क्योंकि वह जितना झूठ बोलेगा, सच उतना ही शक्तिशाली होकर सबके सामने बाहर आएगा। उसने अनन्या को अपने सुरक्षित गेस्ट हाउस में रुकने का प्रस्ताव दिया, ताकि वह और उसकी कीमती फाइल पूरी तरह से सुरक्षित रह सके। अनन्या ने पहले तो संकोच किया, लेकिन अर्जुन की आंखों में उसे एक ऐसी ईमानदारी दिखी जिसे वह ठुकरा नहीं पाई, और उसने मान लिया। उसे लगा कि शायद भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली है और इस नेक इंसान को भेजा है। जैसे ही वे गेस्ट हाउस पहुंचे, अर्जुन ने अपने सबसे भरोसेमंद कर्मचारियों को अनन्या की देखभाल और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह से सौंप दी। उसने खुद पूरी रात जागकर उन सभी कानूनी पहलुओं पर काम किया जो विक्रम को अदालत में पूरी तरह से बेनकाब करने वाले थे। उसे अब उस 99 सुंदरियों की याद तक नहीं आ रही थी जो उसके पैसे और रुतबे के पीछे पागल रहती थी। उसके लिए अब अनन्या की वह मासूम मुस्कान और उसकी सुरक्षा ही जीवन का सबसे बड़ा और एकमात्र लक्ष्य बन गई थी। रात के दूसरे पहर में अर्जुन ने एक गुप्त जासूस से संपर्क किया, जिसे उसने विक्रम के कारखाने के अंदर जानकारी जुटाने के लिए भेजा था। जासूस ने उसे कुछ ऐसी चौंकाने वाली तस्वीरें भेजी जिनमें रसायनों को अवैध रूप से जमीन के अंदर दबाया जा रहा था, ताकि सबूत मिट सके। अर्जुन की मुट्ठियां गुस्से से खिंच गईं और उसने तय किया कि वह सुबह होते ही इन तस्वीरों को सार्वजनिक कर देगा। वह जानता था कि यह कदम विक्रम के साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख देगा और उसे तबाह कर देगा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने शहर को छुआ, तो अर्जुन के चेहरे पर एक नई चमक और एक अटूट जीत का आत्मविश्वास दिखाई दिया। उसने अनन्या को चाय का एक कप दिया और उसे बताया कि आज का दिन उसके और उसके गांव के इतिहास में बहुत बड़ा दिन होने वाला है। अनन्या ने उसे कृतज्ञता भरी नजरों से देखा और उसे महसूस हुआ कि इस बड़े शहर में भी इंसानियत अभी पूरी तरह से मरी नहीं है। वे दोनों अब एक बहुत बड़े और निर्णायक युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। विक्रम सिंघानिया को अभी इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी सत्ता के दिन अब बहुत ही कम बचे हैं और उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वह अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए एक बड़ी पार्टी की योजना बना रहा था, लेकिन भाग्य ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। अर्जुन और अनन्या की यह जोड़ी अब अधर्म के खिलाफ धर्म की एक ऐसी मशाल बन चुकी थी जो किसी भी अंधेरे को चीर सकती थी। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई थी जहां से पीछे मुड़ना नामुमकिन था। अर्जुन ने अपने डिजिटल स्क्रीन पर एक बटन दबाया और देखते ही देखते सभी न्यूज चैनलों पर विक्रम के काले कारनामों की खबरें आग की तरह फैल गईं। पूरे शहर में हलचल मच गई और लोग सड़कों पर उतरकर विक्रम के खिलाफ नारे लगाने लगे
और न्याय की पुरजोर मांग करने लगे। अनन्या ने टीवी पर अपने गांव की तस्वीरें देखीं और उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े, क्योंकि उसकी मेहनत रंग ला रही थी। वह जानती थी कि यह तो बस एक छोटे से बदलाव की शुरुआत थी। पूरे दिन मेहरा इंटरनेशनल के दफ्तर में हलचल बनी रही और अर्जुन ने हर एक स्थिति को बहुत ही सूझबूझ और धैर्य के साथ सफलतापूर्वक संभाला। उसने साबित कर दिया कि एक सच्चा नेता वही है जो अपनी शक्ति का उपयोग कमजोरों की आवाज बनने और उन्हें न्याय दिलाने के लिए करता है। शाम होते होते पुलिस ने विक्रम सिंघानिया के दफ्तर पर छापा मारा और उसे पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में ले लिया, जिससे माहौल और भी गर्म हो गया। अर्जुन ने एक लंबी और संतोष भरी सांस ली और दूर क्षितिज की ओर देखने लगा। विक्रम सिंघानिया ने जब समाचार चैनलों पर अपनी कंपनी के विनाशकारी सबूत देखे तो उसका चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया। वह अपने आलीशान ऑफिस के शीशे के सामने खड़ा होकर कांप रहा था और अपनी मुट्ठियां जोर से भींच रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक साधारण ग्रामीण लड़की और अर्जुन मेहरा ने मिलकर उसकी बरसों की मेहनत को इतनी जल्दी मिट्टी में मिला दिया है। उसने तुरंत अपने वकीलों और भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को फोन लगाया ताकि वह इस कानूनी हमले से बच सके और अपना बदला ले सके। विक्रम को अच्छी तरह समझ आ गया था कि अर्जुन की असली ताकत अब अनन्या की सुरक्षा में निहित है, जिसे वह अपनी ढाल बना रहा था। उसने अपने जासूसों को आदेश दिया कि अनन्या के अतीत और उसकी वर्तमान गतिविधियों की हर छोटी जानकारी तुरंत इकट्ठा की जाए ताकि उसे फंसाया जा सके। वह जानता था कि अगर उसने अनन्या को किसी गंभीर कानूनी मामले में फंसा दिया तो अर्जुन को उसे बचाने के लिए अपने कदम पीछे खींचने पड़ेंगे। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी जो किसी बड़े षड्यंत्र का स्पष्ट संकेत दे रही थी। विक्रम ने अपने एक गुर्गे को अनन्या के रहने वाले स्थान पर चुपके से भेजा ताकि वहां कुछ प्रतिबंधित नशीले पदार्थ और जाली दस्तावेज रखे जा सकें। उसने एक भ्रष्ट पुलिस इंस्पेक्टर को भारी रिश्वत दी ताकि वह सही समय पर वहां छापेमारी करे और अनन्या को रंगे हाथों गिरफ्तार कर सके। वह चाहता था कि पूरी दुनिया देखे कि अर्जुन जिस लड़की का समर्थन कर रहा है वह वास्तव में एक अपराधी और धोखाधड़ी करने वाली महिला है। इस योजना के साथ विक्रम ने एक गहरा और खतरनाक जाल बुनना शुरू कर दिया था। अगली सुबह अनन्या गेस्ट हाउस के बगीचे में बैठी पक्षियों को दाना खिला रही थी और अपने गांव के उज्जवल भविष्य के सपने देख रही थी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके खिलाफ शहर के सबसे शक्तिशाली और क्रूर लोगों ने एक भयावह साजिश रची है। अर्जुन ने उसे भरोसा दिया था कि वह सुरक्षित है, इसलिए उसके मन में अब डर की जगह थोड़ी शांति और उम्मीद ने ले ली थी। उसकी मासूमियत और सादगी अभी भी वैसी ही बरकरार थी जो किसी का भी दिल जीत सकती थी। अचानक गेस्ट हाउस के बाहर सायरन की आवाज गूंजने लगी और पुलिस की कई गाड़ियां तेजी से अंदर दाखिल हुईं, जिससे वहां का माहौल तनावपूर्ण हो गया। इंस्पेक्टर रवि, जो विक्रम का पालतू कुत्ता था, अपने साथ भारी फोर्स लेकर अनन्या के कमरे की ओर बहुत ही आक्रामक तरीके से बढ़ने लगा। उसने बिना किसी पूर्व सूचना के दरवाजा तोड़ा और कमरे की तलाशी लेने का नाटक शुरू कर दिया ताकि वह पहले से रखे गए सबूतों को खोज सके। अनन्या डर के मारे एक कोने में सिमट गई और जोर जोर से रोने लगी। कुछ ही मिनटों की तलाशी के बाद इंस्पेक्टर रवि ने बिस्तर के नीचे से एक काला बैग निकाला जिसमें भारी मात्रा में प्रतिबंधित पाउडर और नकली नोट रखे थे। उसने अनन्या की ओर इशारा करते हुए उसे हथकड़ी लगाने का आदेश दिया और उसे एक खतरनाक अपराधी की तरह घसीटते हुए बाहर ले जाने लगा। अनन्या चिल्लाकर अपनी बेगुनाही की दुहाई दे रही थी, लेकिन वहां मौजूद भ्रष्ट पुलिसकर्मियों ने उसकी एक ना सुनी और उसे धक्के देकर पुलिस वैन में बैठा दिया। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोग भी बहुत हैरान थे। अर्जुन उस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण बोर्ड मीटिंग में व्यस्त था जब समीर ने उसे इस अप्रिय घटना की सूचना कान में धीरे से दी। सूचना मिलते ही अर्जुन के चेहरे पर एक डरावनी शांति छा गई और उसकी आंखों में
जलती हुई आग साफ दिखाई देने लगी। उसने बिना एक शब्द बोले मीटिंग स्थगित कर दी और अपने लैपटॉप पर गेस्ट हाउस के सीसीटीवी फुटेज को बहुत ही बारीकी से देखना शुरू कर दिया। उसने तुरंत समझ लिया कि यह विक्रम सिंघानिया की एक बहुत ही घटिया और ओछी चाल है। सीसीटीवी फुटेज की जांच करते समय अर्जुन ने एक अनजान व्यक्ति को खिड़की के रास्ते अनन्या के कमरे में घुसते हुए और बैग रखते हुए देख लिया था। उसने अपनी तकनीकी टीम को आदेश दिया कि उस व्यक्ति के चेहरे को साफ किया जाए और उसका पूरा रिकॉर्ड निकाला जाए ताकि उसे पकड़ा जा सके। अर्जुन जानता था कि उसे बहुत ही सावधानी से और कानून के दायरे में रहकर इस हमले का करारा जवाब देना होगा ताकि अनन्या की साख बची रहे। उसने अपने वकीलों की पूरी फौज को तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचने का आदेश दिया। पुलिस स्टेशन के अंधेरे और ठंडे पूछताछ कक्ष में अनन्या को अकेले बैठाया गया था, जहां इंस्पेक्टर रवि उसे डराने और धमकाने का प्रयास कर रहा था। वह उसे एक कोरे कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर रहा था, जिसमें उसके अपराध का झूठा और मनगढ़ंत कबूलनामा लिखा हुआ था। अनन्या रो रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हुए हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया। उसकी हिम्मत देखकर इंस्पेक्टर रवि और भी ज्यादा चिढ़ गया और उसने उस पर हाथ उठाने की कोशिश की। ठीक उसी पल पुलिस स्टेशन का मुख्य दरवाजा धड़ाक से खुला और अर्जुन मेहरा अपने अंगरक्षकों और वरिष्ठ वकीलों के साथ एक सिंह की तरह अंदर दाखिल हुआ। उसकी मौजूदगी से पूरे स्टेशन में सन्नाटा छा गया और इंस्पेक्टर रवि का हाथ हवा में ही रुक गया, क्योंकि उसने अर्जुन का खौफ देखा था। अर्जुन ने इंस्पेक्टर की आंखों में सीधे देखते हुए उसे चेतावनी दी कि अगर उसने अनन्या को छुआ भी तो वह उसे पूरी तरह बर्बाद कर देगा। उसने तुरंत अपनी टीम को कानूनी कार्यवाही शुरू करने का सख्त निर्देश दिया। अर्जुन के वकीलों ने तुरंत मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित जमानत के आदेश और वे सीसीटीवी फुटेज पेश किए, जिनमें असली अपराधी को सबूत प्लांट करते हुए देखा गया था। उन्होंने इंस्पेक्टर रवि पर भ्रष्टाचार और झूठे केस में फंसाने के गंभीर आरोप लगाए और उसके निलंबन की मांग की, जिसे टाला नहीं जा सकता था। पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी, जो अर्जुन के प्रभाव से परिचित थे, तुरंत वहां पहुंचे और अनन्या को ससम्मान रिहा करने का आदेश दिया। विक्रम की यह चाल उसे बहुत महंगी पड़ने वाली थी और वह अब फंस रहा था। अर्जुन ने खुद आगे बढ़कर अनन्या की हथकड़ियां खुलवाईं और उसे बहुत ही सम्मान के साथ अपने कोट से ढक दिया ताकि वह सुरक्षित महसूस कर सके। अनन्या की आंखों में कृतज्ञता और राहत के आंसू थे और उसने अर्जुन का हाथ थाम लिया, जैसे कि वह इस दुनिया का सबसे सुरक्षित स्थान हो। अर्जुन ने उसे अपनी कार में बैठाया और उसे आश्वासन दिया कि वह अब कभी उसे आंच नहीं आने देगा, चाहे उसे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। उस पल दोनों के बीच एक अनकहा और अटूट विश्वास पैदा हो गया था। विक्रम सिंघानिया को जब यह खबर मिली कि अनन्या रिहा हो गई है और पुलिस इंस्पेक्टर रवि के खिलाफ जांच शुरू हो गई है, तो उसका आपा पूरी तरह खो गया। उसने अपने कमरे में मौजूद कीमती पेंटिंग्स और फर्नीचर को तोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी हर चाल अर्जुन के सामने नाकाम हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन को कैसे रोका जाए, क्योंकि वह हर बार एक नई और अधिक शक्तिशाली रणनीति के साथ वापस आता था। विक्रम ने अब एक बहुत ही खूंखार अंतर्राष्ट्रीय शूटर को सुपारी देने का फैसला किया। अर्जुन ने अनन्या को एक गुप्त और अधिक सुरक्षित स्थान पर भेज दिया, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। उसने अपने खुफिया तंत्र का उपयोग करके यह पता लगा लिया कि विक्रम सिंघानिया ने किन किन लोगों को रिश्वत दी है और उसके पास कितनी अवैध संपत्ति है। अर्जुन ने उन सभी कड़ियों को जोड़ना शुरू किया जिनसे विक्रम का काला साम्राज्य टिका हुआ था और उसे जड़ से उखाड़ने का मन बनाया। वह जानता था कि अब यह केवल अनन्या की नहीं, बल्कि पूरे देश की लड़ाई है। इस डरावनी घटना के बाद अनन्या और भी अधिक निडर हो गई थी, क्योंकि उसने देख लिया था कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, सच्चाई हमेशा जीतती है। उसने अर्जुन से कहा कि वह पीछे हटने वाली नहीं है
और वह अदालत में विक्रम के खिलाफ गवाही देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उसकी इस बहादुरी ने अर्जुन को और भी अधिक प्रेरित किया और उसने महसूस किया कि वह वास्तव में एक बहुत ही असाधारण लड़की है। उन दोनों ने मिलकर अब न्याय के इस अंतिम युद्ध के लिए अपनी कमर कस ली थी। अर्जुन ने अपनी निजी सुरक्षा टीम में कुछ और पूर्व कमांडो को शामिल किया ताकि वे अनन्या की 24 घंटे सुरक्षा कर सके और किसी भी हमले को नाकाम कर सके। उसने एक हाईटेक वॉर रूम बनाया जहां से वह विक्रम की हर हरकत पर नजर रख सकता था और उसके डिजिटल लेन देन को ट्रैक कर सकता था। उसे पता था कि विक्रम अब हताशा में कोई बहुत ही आत्मघाती कदम उठा सकता है, इसलिए उसे हर पल सतर्क रहना जरूरी था। अर्जुन की रणनीति अब पूरी तरह से सुरक्षा और आक्रमण के संतुलन पर केंद्रित थी। उधर विक्रम सिंघानिया शहर के बाहरी इलाके में एक खंडहरनुमा गोदाम में कुछ अंडरवर्ल्ड के अपराधियों के साथ एक गुप्त बैठक कर रहा था ताकि अर्जुन को रास्ते से हटाया जा सके। उसने उन्हें एक बड़ी रकम का वादा किया और निर्देश दिया कि हमला ऐसा होना चाहिए जो एक दुर्घटना की तरह दिखे और किसी को शक न हो। वह अब कानून की परवाह नहीं कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि अगर वह पकड़ा गया तो उसका पूरा जीवन जेल में ही बीतेगा। उसके चेहरे पर एक पाशविक और खूंखार मुस्कान तैर रही थी। अर्जुन ने अपनी व्यापारिक सूझबूझ का परिचय देते हुए विक्रम की कंपनी के प्रमुख निवेशकों के साथ गोपनीय बैठकें की और उन्हें सच्चाई से अवगत कराकर अपनी ओर मिला लिया। उसने सुनिश्चित किया कि विक्रम को वित्तीय रूप से पूरी तरह अलग थलग कर दिया जाए ताकि उसकी शक्ति के स्रोत ही खत्म हो जाए और वह लड़खड़ा जाए। उसकी यह रणनीतिक चाल विक्रम के लिए मौत के फरमान से कम नहीं थी जो उसके साम्राज्य को खोखला करने वाली थी। अर्जुन शांत था, लेकिन उसके भीतर एक सुनामी आने वाली थी जो सब तबाह कर देगी। शाम के समय अनन्या खिड़की से डूबते हुए सूरज को देख रही थी और सोच रही थी कि कैसे उसकी सादा जिंदगी अचानक इस खतरनाक रोमांच में बदल गई। उसने महसूस किया कि अर्जुन मेहरा केवल एक अमीर कारोबारी नहीं है, बल्कि उसके भीतर एक बहुत ही दयालु और कांस करना की एक अमीर कारोबारी नहीं है, न्यायप्रिय इंसान छिपा हुआ है। उसने भगवान से प्रार्थना की कि अर्जुन की रक्षा करें, क्योंकि वह अब उसके लिए केवल एक रक्षक नहीं बल्कि बहुत कुछ बन चुका था। उसके मन में प्यार और सम्मान की एक मिली जुली भावना धीरे धीरे गहरी होने लगी थी। रात गहरी हो रही थी और हवा में एक अजीब सा तनाव महसूस किया जा सकता था जो आने वाले किसी बड़े और भयानक तूफान की आहट जैसा लग रहा था। अर्जुन ने अपने हथियारों और सुरक्षा उपकरणों की जांच की और अपने वफादार साथी समीर को एक बहुत ही महत्वपूर्ण फाइल सौंपी जिसे कल सुबह सार्वजनिक करना था। विक्रम के गुर्गे भी अपनी बंदूकों और बारूद के साथ अर्जुन के काफिले का इंतजार कर रहे थे ताकि वे अपना खूनी खेल शुरू कर सके। न्याय और अन्याय के बीच की यह जंग अब अपने सबसे कठिन दौर में पहुंच गई थी। अर्जुन अपने केबिन में बैठा हुआ था और उसने अपनी मां की तस्वीर को चूमकर उनसे आशीर्वाद मांगा, क्योंकि वह जानता था कि कल का दिन निर्णायक होगा। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और महसूस किया कि अनन्या के प्रति उसका खिंचाव अब केवल सहानुभूति नहीं बल्कि कुछ बहुत गहरा और पवित्र रिश्ता बन चुका है। उसने कसम खाई कि वह अरसे उसे हर हाल में खुशियां देगा और उसके गांव को फिर से हरा भरा और खुशहाल बनाएगा। उसकी आंखों में एक अटूट चमक थी जो उसकी जीत का दृढ़ संकल्प दर्शा रही थी। पूरे शहर में शांति थी, लेकिन मेहरा इंटरनेशनल और सिंघानिया ग्रुप के बीच एक ऐसा अदृश्य युद्ध चल रहा था जिसके बारे में बाहर की दुनिया को कुछ नहीं पता था। हर कोई अपनी चाल चलने के लिए तैयार था और एक छोटी सी गलती भी किसी की जान ले सकती थी या फिर उसे हमेशा के लिए तबाह कर सकती थी। अर्जुन ने एक आखिरी बार फाइलों की जांच की और अपनी रिवॉल्वर को चेक किया जो उसने अपनी सुरक्षा के लिए रखी हुई थी। वह अब उस पल का इंतजार कर रहा था जब सच सामने आएगा। विक्रम ने मीडिया में एक और वीडियो जारी किया जिसमें उसने अर्जुन पर
अनन्या का अपहरण करने और उसे बंधक बनाकर रखने का झूठा और घिनौना आरोप मढ़ने की कोशिश की। उसने जनता की सहानुभूति बटोरने के लिए खूब ड्रामा किया और रोने का अभिनय किया ताकि लोग अर्जुन के खिलाफ हो जाएं और उसे पुलिस पकड़ ले। लेकिन अर्जुन के पास हर एक आरोप का जवाब देने के लिए पुख्ता सबूत थे, जो उसने बहुत ही मेहनत से पिछले कुछ दिनों में जमा किए थे। विक्रम की हर कोशिश अब केवल उसे और भी अधिक नीचे गिरा रही थी। रात के अंतिम पहर में अर्जुन ने अपनी आंखें मूंद लीं और कुछ समय के लिए ध्यान लगाया, ताकि वह मानसिक रूप से कल की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो सके। उसे पता था कि कल की सुबह या तो उसके लिए जीत का उजाला लाएगी या फिर एक ऐसा अंधेरा जो कभी खत्म नहीं होगा और सब कुछ तबाह कर देगा। अनन्या भी जाग रही थी और अपनी बालकनी से तारों को देख रही थी। उसे पूरा विश्वास था कि अर्जुन उसे इस दलदल से निकाल लेगा। दोनों का अटूट विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी और अजेय ताकत थी। इस प्रकार इस अध्याय में विक्रम सिंघानिया की साजिशों का पर्दाफाश हुआ और अर्जुन ने अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता से अनन्या को मौत के मुंह से बाहर निकालकर अपनी रक्षात्मक दीवार को और मजबूत किया। दुश्मनों की पहचान साफ हो चुकी थी और युद्ध का मैदान सज चुका था, जहां अब अंतिम प्रहार की तैयारी की जानी थी और सच की जीत होनी थी। अर्जुन और अनन्या की जोड़ी ने साबित कर दिया कि जब साहस और सच्चाई एक साथ मिलते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें झुका नहीं सकती। अगली सुबह की पहली किरण ने अर्जुन के सुरक्षित अतिथि गृह को एक सुनहरी आभा से भर दिया था। अनन्या बालकनी के पास बैठी अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी, जबकि अर्जुन दूर से उसे देख रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी विपत्ति के बाद भी इस लड़की के चेहरे पर शांति कैसे हो सकती है। उसने महसूस किया कि वह केवल एक साधारण लड़की नहीं है, बल्कि उसके भीतर एक बहुत ही गहरा और दृढ़ संकल्प छिपा हुआ है, जो उसे सबसे अलग बनाता है। अर्जुन ने धीरे से कमरे में प्रवेश किया और अनन्या के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसने बहुत ही कोमल स्वर में उससे उसके गांव और उस यात्रा के वास्तविक उद्देश्य के बारे में पूछा, जिसने उसे यहां पहुंचाया था। अनन्या की आंखों में एक पुरानी यादों की लहर दौड़ गई और उसने अपने गांव हिमाचल की गोद में बसे उस छोटे से स्वर्ग के बारे में बताना शुरू किया। उसने बताया कि कैसे वहां की नदियां कभी कांच की तरह साफ हुआ करती थीं और हर तरफ खुशहाली रहती थी। अनन्या ने बताया कि 3 साल पहले विक्रम सिंघानिया की कंपनी ने गांव के पास एक बड़ा रासायनिक कारखाना स्थापित किया था। शुरुआत में उन्होंने गांव वालों को रोजगार और विकास के बड़े बड़े सपने दिखाए थे, लेकिन हकीकत में वे केवल विनाश लाए थे। कारखाने से निकलने वाला जहरीला मलबा सीधे उस पवित्र नदी में बहाया जाने लगा, जो पूरे गांव के लिए जीवन का एकमात्र स्रोत थी। धीरे धीरे पानी का रंग गहरा काला होने लगा और हवा में एक तीखी और जानलेवा गंध भर गई। नदी के प्रदूषित होते ही गांव के मवेशी मरने लगे और खेतों की उपजाऊ मिट्टी बंजर भूमि में तब्दील हो गई। बच्चों में रहस्यमयी बीमारियां फैलने लगीं और हर घर में किसी न किसी की मृत्यु की खबर सुनाई देने लगी। जब गांव वालों ने इसका विरोध किया तो विक्रम के गुर्गों ने उन्हें हथियारों के दम पर चुप करा दिया और स्थानीय पुलिस को अपनी जेब में भर लिया। अनन्या का स्वर अब दुख और क्रोध से भर गया था, क्योंकि उसने अपनों को तड़पते देखा था। अनन्या के पिता गांव के मुखिया थे, जिन्होंने अंत तक विक्रम की ताकत के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया था। एक तूफानी रात में उन्हें कुछ अज्ञात लोगों ने अगवा कर लिया और फिर वे कभी वापस नहीं लौटे। उनकी अनुपस्थिति में अनन्या ने वह जिम्मेदारी संभाली और उन सभी सबूतों को इकट्ठा किया जो विक्रम के अपराधों को साबित कर सकते थे। वह अपनी जान जोखिम में डालकर गांव से भाग निकली ताकि वह इस भ्रष्टाचार के खिलाफ शहर में जाकर न्याय की गुहार लगा सके। अर्जुन ने उसकी कहानी सुनकर एक गहरी सांस ली और अपनी मेज पर हाथ पटक दिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आधुनिक भारत के इस चेहरे के पीछे इतनी बड़ी और क्रूर सच्चाई छिपी हो सकती है।
वह अब समझ गया था कि अनन्या क्यों इतनी डरी हुई और संकोची थी, क्योंकि उसे किसी पर भी भरोसा नहीं रहा था। अर्जुन ने अपनी आंखों में एक नई चमक के साथ अनन्या को देखा और उससे वादा किया कि वह उसके पिता का न्याय जरूर दिलाएगा। उसने तुरंत अपने सबसे तेज कंप्यूटर इंजीनियरों को बुलाया और उन्हें विक्रम के निजी सर्वर में सेंध लगाने का काम सौंपा। अर्जुन चाहता था कि वह उन गुप्त ईमेल और समझौतों को हासिल करे जो इस रासायनिक कारखाने के निर्माण के पीछे के असली सच को उजागर करते हों। उसने महसूस किया कि वह अब केवल अपने व्यापारिक हितों के लिए नहीं लड़ रहा था, बल्कि वह उन मासूमों के लिए लड़ रहा था जिनका सब कुछ छिन चुका था। यह लड़ाई अब उसके लिए एक व्यक्तिगत मिशन बन गई थी। कुछ घंटों की कड़ी मेहनत के बाद अर्जुन की टीम ने प्रोजेक्ट गांगा नामक एक फोल्डर को डिकोड किया। इसमें विक्रम की कंपनी और कुछ भ्रष्ट मंत्रियों के बीच हुए गोपनीय समझौतों का पूरा विवरण था। दस्तावेजों से साफ पता चला कि कारखाने के पास कोई भी सुरक्षा मानक या प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली नहीं थी और उन्होंने जानबूझकर लागत बचाने के लिए जहरीले कचरे को नदी में फेंकने का रास्ता चुना था। अर्जुन के चेहरे पर एक कठोर मुस्कान आई, क्योंकि उसे वह हथियार मिल गया था। अनन्या ने जब उन दस्तावेजों को अर्जुन के कंप्यूटर पर देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि इतने बड़े अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। उसने अर्जुन से पूछा कि क्या वाकई इन कागजों के दम पर विक्रम जैसे शक्तिशाली आदमी को जेल भेजा जा सकता है। अर्जुन ने उसके सिर पर धीरे से हाथ रखा और कहा कि सच्चाई में एक ऐसी ताकत होती है जो दुनिया के किसी भी साम्राज्य को गिरा सकती है। अनन्या को पहली बार महसूस हुआ कि वह अब इस संघर्ष में पूरी तरह अकेली नहीं है। अर्जुन ने फैसला किया कि वह खुद उन प्रभावित इलाकों का दौरा करेगा ताकि वह जमीनी हकीकत को अपनी आंखों से देख सके। उसने एक गुप्त यात्रा की योजना बनाई और सुरक्षा की दृष्टि से अपनी सबसे बुलेट प्रूफ और तेज गाड़ियों का चुनाव किया। वह जानता था कि विक्रम को जैसे ही इस यात्रा की खबर मिलेगी वह उसे रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन अर्जुन का इरादा अब फौलाद की तरह मजबूत था, जिसे कोई भी डर या ताकत डिगा नहीं सकती थी। यात्रा के दौरान अर्जुन ने अनन्या से उसके बचपन के सपनों और उसकी उन इच्छाओं के बारे में बात की जो इस त्रासदी से पहले थीं। अनन्या ने शर्माते हुए बताया कि वह एक शिक्षिका बनना चाहती थी और अपने गांव के बच्चों को शिक्षित कर उन्हें सशक्त बनाना चाहती थी। उसकी सादगी और दूसरों के लिए कुछ करने की चाहत ने अर्जुन के हृदय को गहराई से स्पर्श किया। उसने महसूस किया कि वह इन 99 सुंदरियों के पीछे भागते हुए जीवन के असली अर्थ को लगभग भूल ही चुका था। जब उनका काफिला गांव के बाहरी इलाके में पहुंचा तो वहां का दृश्य किसी डरावने सपने जैसा था। सूखे पड़े पेड़, मृत मछलियों से भरी नदी का किनारा और उदास बैठे गांव वाले किसी बड़े विनाश की गवाही दे रहे थे। अर्जुन ने अपनी गाड़ी रोकी और नीचे उतरकर उस काली मिट्टी को अपने हाथ में लिया जो कभी सोने की तरह चमकती थी। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और मन ही मन कसम खाई कि वह इस धरती के आंसू पोंछकर ही दम लेगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। गांव वाले शुरुआत में अर्जुन और उसके सुरक्षाकर्मियों को देखकर डर गए और छिपने की कोशिश करने लगे, लेकिन जब उन्होंने अनन्या को गाड़ी से उतरते हुए देखा तो उनकी आंखों में आशा की एक नई किरण जगमगा उठी। वे दौड़कर उसके पास आए और अपनी आपबीती सुनाने लगे कि कैसे उन पर रोजाना जुल्म ढाए जा रहे हैं। अर्जुन ने धैर्यपूर्वक हर एक व्यक्ति की बात सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही उनके दुखों का अंत होने वाला है और वे सुरक्षित रहेंगे। अचानक पहाड़ी के ऊपर से कुछ गोलियों के चलने की आवाज गूंजी, जिसने शांति को पूरी तरह भंग कर दिया। विक्रम के स्थानीय गुर्गों को अर्जुन के यहां आने की खबर मिल गई थी और उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया था। अर्जुन के कमांडो ने तुरंत मोर्चा संभाला और क्रामन ज़्यादा पढ़ाला के लिए जवाबी कार्रवाई शुरू की ताकि वे गांव वालों और अनन्या की रक्षा कर सकें। अर्जुन ने अनन्या को एक सुरक्षित घर के अंदर धकेल दिया और खुद अपनी बंदूक निकालकर उन अपराधियों का सामना करने के लिए तैयार हो गया।
पहाड़ी इलाकों में चल रही यह मुठभेड़ बहुत ही भयानक और खतरनाक थी, क्योंकि दुश्मन ऊंचाई पर छिपे हुए थे। अर्जुन ने अपनी रणनीतिक कुशलता का उपयोग किया और अपने कमांडो को अलग अलग समूहों में बांट दिया ताकि वे दुश्मनों को घेर सकें। उसने खुद एक ऊंची चट्टान पर चढ़कर निशानेबाजों पर जवाबी प्रहार किया और उनकी हिम्मत को तोड़ दिया। उसकी इस बहादुरी ने गांव वालों के मन से डर को निकाल दिया और उन्होंने भी लाठी डंडों के साथ अर्जुन का साथ देना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों की लड़ाई के बाद विक्रम के गुर्गे मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए, क्योंकि वे अर्जुन के दृढ़ संकल्प का मुकाबला नहीं कर सके। अर्जुन ने तुरंत स्थानीय पुलिस को बुलाया, जो अब ऊपर से मिले आदेशों के कारण उसकी मदद करने के लिए मजबूर थी। उसने उन सभी घायलों को चिकित्सा सहायता प्रदान की जो विक्रम के अत्याचारों का शिकार हुए थे। उसने महसूस किया कि यह केवल एक छोटी सी जीत थी और असली अपराधी अभी भी शहर के आलीशान बंगले में छिपा हुआ था। गांव की एक वृद्ध महिला ने अर्जुन के पास आकर उसे आशीर्वाद दिया और उसके माथे पर तिलक लगाया। उसने कहा कि वह इस गांव के लिए भगवान का भेजा हुआ दूत है, जिसने उन्हें फिर से जीने की उम्मीद दी है। अर्जुन की आंखों में नमी आ गई। उसने महसूस किया कि असली रुतबा वह नहीं है जो व्यापारिक पत्रिकाओं के कवर पर छपता है। असली रुतबा वह दुआएं हैं जो इन गरीब और बेसहारा लोगों के दिलों से निकलती हैं। उसने अनन्या की ओर देखा, जो उसे गर्व से देख रही थी। वापसी की यात्रा में अर्जुन का व्यक्तित्व पूरी तरह से बदल चुका था और उसके चेहरे पर एक नई शांति और गंभीरता थी। उसने अनन्या से वादा किया कि वह अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा इस गांव के पुनर्निर्माण और आधुनिक स्कूल बनाने में लगाएगा। अनन्या ने धीरे से उसका हाथ दबाया और उसे धन्यवाद दिया। उसकी आंखों में अब वह डर नहीं था जो पहले था। वे दोनों अब केवल सहयात्री नहीं थे, बल्कि वे एक बहुत बड़े मिशन के साझेदार बन चुके थे, जिसने उन्हें करीब ला दिया था। अर्जुन ने शहर पहुंचते ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी शुरू कर दी, ताकि वह गांव की स्थिति को पूरी दुनिया के सामने ला सके। उसने उन तस्वीरों और वीडियो को संपादित किया जो उसने खुद खींची थीं और जिनमें नदी का प्रदूषण साफ दिख रहा था। वह जानता था कि यह कदम विक्रम सिंघानिया के राजनीतिक और आर्थिक अस्तित्व के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। उसकी तैयारी अब युद्ध स्तर पर थी और वह किसी भी समझौते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। विक्रम सिंघानिया ने जब सुना कि अर्जुन गांव से सुरक्षित लौट आया है और उसके पास पुख्ता सबूत है, तो उसे अपनी मौत नजदीक दिखने लगी। उसने अपने अंतिम प्रयास के रूप में एक बहुत बड़े वकील को नियुक्त किया, ताकि वह इन सबूतों को अदालत में चुनौती दे सके। वह अभी भी अपनी पुरानी चालों पर भरोसा कर रहा था और उसे लग रहा था कि वह पैसे के दम पर सब कुछ बदल देगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अर्जुन अब वह पुराना अर्जुन नहीं रहा जो केवल मुनाफे की सोचता था। अनन्या ने अर्जुन के साथ रहकर शहर के तौर तरीकों को सीखना शुरू कर दिया था, ताकि वह आत्मविश्वास के साथ अदालत में खड़ी हो सके। अर्जुन ने उसे भाषण कला और मीडिया के सामने बोलने के गुण सिखाए, जिससे उसकी झिझक धीरे धीरे पूरी तरह खत्म हो गई। वह अब उस शर्मीली गांव की लड़की से एक साहसी और मुखर कार्यकर्ता के रूप में परिवर्तित हो रही थी। उसकी इस प्रगति ने अर्जुन को बहुत प्रभावित किया और उसे अनन्या के व्यक्तित्व की नई परतों का एहसास हुआ, जो बहुत ही सुंदर थीं। अर्जुन के पुराने दोस्त और कुछ रईस सुंदरियां उसे फोन करके समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वह अपनी साख दांव पर न लगाए। वे उसे याद दिला रहे थे कि एक साधारण लड़की के लिए इतने बड़े उद्योगपति से दुश्मनी मोल लेना उसकी कंपनी के शेयरों को गिरा सकता है। अर्जुन ने उन सभी को बहुत ही विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से जवाब दिया कि उसकी नैतिकता उसके व्यापार से कहीं अधिक कीमती है। उसने स्पष्ट कर दिया कि वह अब पीछे नहीं हटेगा, चाहे उसे इसके लिए अपनी पूरी संपत्ति ही क्यों न गंवानी पड़े। रात के समय अर्जुन ने अपनी कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को फिर से तैयार किया और उसमें सामाजिक उत्तरदायित्व को प्राथमिकता दी।
उसने उन सभी निवेशकों को एक व्यक्तिगत पत्र लिखा जिन्होंने विक्रम की परियोजनाओं में पैसा लगाया था और उन्हें इसके खतरों से आगाह किया। उसकी इस ईमानदारी ने बाजार में एक नया सकारात्मक संदेश भेजा और लोग अर्जुन के प्रति और भी अधिक सम्मान महसूस करने लगे। वह अब केवल एक सफल सीईओ नहीं, बल्कि एक नैतिक पथप्रदर्शक के रूप में उभर रहा था, जो सबको प्रेरित कर रहा था। अनन्या ने अर्जुन के लिए अपने हाथों से गांव के स्वाद वाला खाना बनाया, जिसे खाकर अर्जुन को अपनी मां की बहुत याद आई। उन दोनों ने साथ बैठकर भोजन किया और आने वाली कानूनी लड़ाई की रणनीतियों पर बहुत ही विस्तार से और गंभीरता से चर्चा की। कमरे में एक सुकून भरी खामोशी थी, जो केवल उनके विश्वास और एक दूसरे के प्रति बढ़ते सम्मान से भरी हुई थी। उन्हें पता था कि कल से एक नया अध्याय शुरू होगा, जो उनकी तकदीर और उस गांव की किस्मत को हमेशा के लिए बदल देगा। अध्याय के अंत में अर्जुन ने अपनी खिड़की से चमकते हुए मुंबई शहर को देखा और महसूस किया कि असली चमक बाहरी रोशनी में नहीं होती है। वह चमक तो उस सच्चाई और ईमानदारी में होती है जिसे हम अपने भीतर संजोकर रखते हैं और दूसरों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अनन्या अब उसके पास खड़ी थी और उसकी आंखों में भविष्य के प्रति एक अटल और अटूट विश्वास की झलक थी। वे दोनों अब उस अंतिम प्रहार के लिए पूरी तरह तैयार थे, जो विक्रम सिंघानिया के घमंड को पूरी तरह चूर चूर कर देगा। शेयर बाजार की घंटी बजते ही मेहरा इंटरनेशनल के शेयरों में भारी गिरावट आने लगी और पूरे कारोबारी जगत में खलबली मच गई। यह विक्रम सिंघानिया का पहला बड़ा और सुनियोजित हमला था, जिसका मुख्य उद्देश्य अर्जुन की आर्थिक शक्ति को पूरी तरह नष्ट करना था। अर्जुन अपने केबिन में शांत बैठा था और बड़ी स्क्रीन पर लाल निशानों को बहुत बारीकी से देख रहा था, जो नीचे गिर रहे थे। उसे पता था कि घबराहट ही उसकी हार का सबसे बड़ा कारण बनेगी, इसलिए उसने अपने दिमाग को बर्फ की तरह ठंडा रखा। दूसरी ओर विक्रम सिंघानिया अपनी जीत का जश्न समय से पहले ही मना रहा था और अपने ऑफिस में सबसे महंगी शैंपेन की बोतलें खोल रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि वह अर्जुन को घुटनों पर ले आया है, क्योंकि बाजार में मेहरा समूह की साख तेजी से गिर रही थी। उसने अपने ब्रोकरों को सख्त आदेश दिया कि वे अर्जुन के शेयरों को और भी आक्रामक तरीके से बेचें, ताकि कंपनी पूरी तरह दिवालिया हो जाए। विक्रम का अहंकार उसे यह देखने से रोक रहा था कि अर्जुन ने जानबूझकर उसे इस जाल में फंसाने की योजना बनाई थी। अनन्या इस जटिल वित्तीय युद्ध के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन वह अर्जुन के चेहरे पर छाई हुई उस गहरी गंभीरता को साफ देख पा रही थी। उसने महसूस किया कि उसकी वजह से ही अर्जुन को इतने बड़े आर्थिक नुकसान और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है, जो उसे अंदर से दुखी कर रहा था। वह अर्जुन के पास गई और बहुत धीरे से उसका हाथ पकड़कर उसे धैर्य रखने और हिम्मत न हारने के लिए प्रोत्साहित किया। उसकी उस एक कोमल स्पर्श और सादगी भरी मुस्कान ने अर्जुन को दुनिया की हर दौलत से ज्यादा ताकत दी। शाम के समय जब अर्जुन और अनन्या एक सुरक्षित स्थान की ओर बढ़ रहे थे, तभी अचानक उनकी बुलेटप्रूफ कार पर गोलियों की जबरदस्त बौछार शुरू हो गई। विक्रम के पेशेवर हथियारों ने उनके काफिले को एक सुनसान पहाड़ी मोड़ पर घेर लिया था और वे विशेष रूप से अनन्या को निशाना बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अर्जुन ने तुरंत अनन्या को कार के फर्श पर नीचे धकेल दिया और अपनी स्वचालित पिस्तौल निकालकर खिड़की से जवाबी फायरिंग शुरू की। गोलियों की गूंज और कांच के टूटने की आवाज ने पूरे शांत वातावरण को पूरी तरह से दहलाकर रख दिया। अर्जुन ने अपनी शक्तिशाली गाड़ी को बिजली की गति से मोड़ा और हमलावरों की एक मोटरसाइकिल को हवा में उछाल दिया, जिससे वे वहीं पर ढेर हो गए। वह केवल एक चतुर व्यापारी नहीं था, बल्कि उसने विशेष रक्षा प्रशिक्षण भी लिया था, जो आज उसकी और अनन्या की जान बचाने के बहुत काम आ रहा था। उसने अपने सुरक्षा प्रभारी समीर को रेडियो पर निर्देश दिए कि वे पीछे से आकर दुश्मन को चारों तरफ से घेर लें और उनका रास्ता बंद कर दें। अर्जुन की आंखों में इस समय एक खूंखार शिकारी जैसी चमक साफ दिखाई दे रही थी।
अनन्या ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं और वह लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि उसने ऐसा हिंसक और डरावना दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। बारूद की गंध और टायरों के रगड़ने की आवाज उसे बुरी तरह आतंकित कर रही थी, लेकिन अर्जुन का मजबूत हाथ उसके कंधे पर हौसला देने के लिए टिका था। उसने महसूस किया कि अर्जुन उसकी रक्षा के लिए अपनी कीमती जान दांव पर लगा रहा है, जो उसके प्रति अर्जुन के समर्पण को दर्शाता था। मौत के इतने करीब होने पर भी उसे अर्जुन के साथ सुरक्षा महसूस हुई। सुरक्षा टीम ने बहुत ही बहादुरी से काम किया और कुछ ही मिनटों में सभी हमलावरों को या तो मार गिराया या फिर उन्हें पीछे हटने पर पूरी तरह मजबूर कर दिया। अर्जुन ने तुरंत कार रोकी और अनन्या को बाहर निकालकर उसकी जांच की कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं लगी है और वह सुरक्षित है। अनन्या का चेहरा डर से सफेद पड़ गया था, लेकिन अर्जुन के गले लगते ही उसकी हिचकियां और आंसू फूट पड़े, जो उसकी मानसिक स्थिति को बयां कर रहे थे। अर्जुन ने उसे भरोसा दिलाया कि वह अब पूरी तरह सुरक्षित है। इस हमले ने अर्जुन के भीतर सोए हुए उस योद्धा को पूरी तरह जगा दिया था, जो अब किसी भी प्रकार के समझौते या दया के मूड में बिल्कुल नहीं था। उसने उसी रात अपने सबसे भरोसेमंद वित्तीय सलाहकारों को बुलाया और विक्रम के खिलाफ एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया जिससे निकलना नामुमकिन था। उसने आदेश दिया कि अगली सुबह बाजार खुलते ही मेहरा समूह के सभी गुप्त रिजर्व फंड का उपयोग करके अपने ही शेयरों को खरीदना शुरू कर दिया जाए। यह एक बहुत बड़ा जुआ था, लेकिन अर्जुन को अपनी रणनीति पर पूरा भरोसा था और वह तैयार था। विक्रम सिंघानिया को जब यह पता चला कि उसका कातिलाना हमला पूरी तरह विफल रहा है, तो वह गुस्से और हताशा में अपने कमरे की चीजें तोड़ने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन को मारना या उसे डराना इतना मुश्किल क्यों साबित हो रहा है, जबकि उसके पास इतनी ताकत थी। उसने अपनी पूरी संपत्ति दांव पर लगा दी थी और वह अब पीछे नहीं हट सकता था, क्योंकि यह उसके अस्तित्व की लड़ाई बन गई थी। विक्रम ने अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अर्जुन की साख बिगाड़ने के लिए झूठी खबरें फैलानी शुरू कर दी। अगली सुबह जब शेयर बाजार खुला तो नजारा कल से बिल्कुल अलग था और मेहरा इंटरनेशनल के शेयरों में अचानक जबरदस्त उछाल आने लगा, जिससे सब हैरान थे। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और उसने उन सभी शेयरों को वापस खरीद लिया जिन्हें विक्रम ने बहुत कम कीमत पर बाजार में फेंका था। विक्रम के ब्रोकर अब मुश्किल में थे, क्योंकि उनके पास बेचने के लिए शेयर नहीं बचे थे और कीमतें आसमान छू रही थीं। यह कॉरपोरेट जगत का सबसे बड़ा शॉर्ट स्क्वीज था, जिसने विक्रम की वित्तीय कमर तोड़कर रख दी थी। बाजार के विशेषज्ञों ने इस चाल को अर्जुन मेहरा की एक महान मास्टर स्ट्रोक बताया, जिसने पूरी दुनिया को उसकी रणनीतिक सोच और साहस का लोहा मानने पर मजबूर कर दिया। विक्रम सिंघानिया अब भारी कर्ज के नीचे दब चुका था और उसकी अपनी कंपनी के शेयर कौड़ियों के दाम पर बिकने लगे थे, जिससे उसकी सत्ता डगमगा गई। अर्जुन ने एक ही झटके में विक्रम को आर्थिक रूप से अपंग बना दिया था और अब वह उसे कानूनी रूप से खत्म करने की तैयारी कर रहा था। उसकी आंखों में अब जीत का स्पष्ट आत्मविश्वास चमक रहा था। अनन्या ने जब सुना कि अर्जुन ने यह बड़ी व्यापारिक जीत हासिल कर ली है, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और उसने अर्जुन को बधाई दी। उसने देखा कि कैसे अर्जुन ने बिना किसी को शारीरिक नुकसान पहुंचाए अपनी बुद्धिमत्ता से अपने सबसे बड़े दुश्मन को धूल चटा दी थी और उसे हरा दिया था। अर्जुन ने उसे बताया कि ये तो बस शुरुआत है और असली जीत तब होगी जब गांव की जमीन और लोगों का सम्मान उन्हें वापस मिल जाएगा। उन दोनों के बीच अब एक बहुत ही गहरा मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव बन चुका था। विक्रम ने अब अपनी अंतिम चाल चलने का फैसला किया और उसने अर्जुन को एक गुमनाम पत्र भेजकर एक निजी मुलाकात का प्रस्ताव दिया, जो बहुत ही संदेहास्पद था। अर्जुन जानता था कि यह एक जाल हो सकता है, लेकिन उसने इस चुनौती को स्वीकार किया क्योंकि वह इस खेल को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। उसने अपनी सुरक्षा टीम को हाई अलर्ट पर रखा और मिलने की जगह का पूरा नक्शा और वहां की गतिविधियों की पहले ही रेकी करवा ली।
वह विक्रम के हर संभावित धोखे के लिए पूरी तरह से तैयार होकर वहां गया। मुलाकात एक पुराने और वीरान वेयरहाउस में तय की गई थी, जहां चारों ओर अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी सीलन और खतरे की गंध समाई हुई थी। विक्रम वहां अपनी हार से बौखलाया हुआ खड़ा था और उसके हाथ में एक लोडेड गन थी, जो उसकी मानसिक अस्थिरता को साफर तौर पर दर्शा रही थी। उसने अर्जुन पर चिल्लाते हुए कहा कि उसने उसका सब कुछ छीन लिया है और वह आज उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वह सब खो चुका है। अर्जुन शांत खड़ा रहा और उसने अपनी जेब से एक रिकॉर्डर बाहर निकाला, जिसे वह साथ लाया था। अर्जुन ने बहुत ही ठंडे स्वर में विक्रम से कहा कि वह पहले ही चारों तरफ से पुलिस और सुरक्षा बलों से घिर चुका है और अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। उसने विक्रम को याद दिलाया कि उसकी सारी काली करतूतों के सबूत अब सार्वजनिक हो चुके हैं और अब उसे जेल जाने से कोई भी शक्ति नहीं बचा सकती। विक्रम ने गुस्से में ट्रिगर दबाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन की सुरक्षा टीम के स्नाइपर ने उसकी कलाई पर सटीक निशाना साधा, जिससे बंदूक उसके हाथ से गिर गई। पुलिस ने तुरंत विक्रम सिंघानिया को गिरफ्तार कर लिया और उसे हथकड़ी लगाकर वहां से ले गए, जहां वह अब एक आम अपराधी की तरह असहाय और कमजोर दिख रहा था। अर्जुन ने उसे जाते हुए देखा और उसे लगा कि अहंकार का अंत हमेशा ऐसा ही होता है, जहां इंसान खुद अपने ही कर्मों के गड्ढे में गिर जाता है। उसने एक लंबी सांस ली और वेयरहाउस से बाहर निकला, जहां ताजी हवा और चांदनी उसका स्वागत करने के लिए जैसे बाहर खड़ी हुई थी। अनन्या वहां कार में अर्जुन का इंतजार कर रही थी और जैसे ही उसने अर्जुन को सुरक्षित बाहर आते देखा, तो वह दौड़कर उसके गले से लग गई और रोने लगी। उसे डर था कि कहीं अर्जुन को कुछ हो न जाए, लेकिन अर्जुन की मौजूदगी ने उसके सारे डर को पल भर में हमेशा के लिए खत्म कर दिया। वे दोनों जानते थे कि यह एक लंबी और थका देने वाली रात थी, लेकिन अब सवेरा होने वाला था, जो उनके लिए रोशनी लेकर आएगा। अर्जुन ने अनन्या का माथा चूम लिया और उसे घर चलने को कहा। इस घटना के बाद शहर के बड़े उद्योगपतियों में अर्जुन का सम्मान और भी बढ़ गया, क्योंकि उसने साबित कर दिया था कि सच्चाई और नैतिकता से भी युद्ध जीता जा सकता है। उसने उन सभी 99 सुंदरियों को हमेशा के लिए अपने जीवन और फोन से ब्लॉक कर दिया, जो केवल उसकी दौलत की भूखी थी और उसे परेशान करती थी। उसके दिल में अब केवल अनन्या के लिए जगह थी, जो उसकी सादगी और शुद्धता की वजह से उसके जीवन का केंद्र बन चुकी थी। अर्जुन ने अब एक विशाल दान कार्यक्रम की घोषणा की, जिसका उद्देश्य उन सभी लोगों की मदद करना था जो विक्रम के रासायनिक कारखाने के प्रदूषण से बुरी तरह प्रभावित हुए थे। उसने अपने सबसे बेहतरीन इंजीनियरों की एक टीम को हिमाचल भेजा, ताकि वे नदी को साफ करने और मिट्टी को फिर से उपजाऊ बनाने का काम शुरू कर सके। अनन्या इस बात से बहुत खुश थी कि उसके गांव को अब एक नया जीवन मिलने वाला है और उसके पिता का सपना पूरा होगा। विक्रम की गिरफ्तारी के बाद उसके कई काले राज खुले और पता चला कि उसने कई अन्य नेताओं और व्यापारियों को भी ब्लैकमेल करके अपनी सत्ता को सुरक्षित रखा था। पुलिस ने एक बहुत बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश किया, जो अब पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ था और लोग अर्जुन की बहुत प्रशंसा कर रहे थे। अर्जुन ने महसूस किया कि शक्ति का असली उपयोग दूसरों को न्याय दिलाने में है, ना कि केवल अपना खजाना भरने और विलासिता में जीने में। अनन्या ने अर्जुन से कहा कि वह अब वापस अपने गांव जाना चाहती है, ताकि वह वहां के बच्चों को पढ़ा सके और अपने लोगों की सेवा कर सके और उन्हें सशक्त बनाए। अर्जुन की आंखों में एक पल के लिए उदासी आई, लेकिन उसने उसकी इच्छा का सम्मान किया और वादा किया कि वह हर महीने उससे मिलने गांव जरूर आएगा। उसने महसूस किया कि प्यार का मतलब बंधन नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में सहयोग करना और उन्हें आजादी देना है। जाने से पहले अर्जुन ने एक भव्य डिनर का आयोजन किया, जहां उसने अनन्या को अपने परिवार की सबसे पुरानी और कीमती अंगूठी भेंट की, जो उसकी मां की सबसे प्रिय निशानी थी। उसने अनन्या से वादा लिया कि वह उसे कभी नहीं भूलेगी और उनके बीच का यह रिश्ता समय और दूरी के बावजूद हमेशा ऐसे ही अटूट और पवित्र रहेगा। अनन्या ने उस अंगूठी को पहन लिया और उसकी आंखों में
प्यार की वो चमक थी जिसे अर्जुन जीवन भर संजोकर रखना चाहता था। अगले दिन अर्जुन खुद अनन्या को एयरपोर्ट छोड़ने गया और उसे अपनी निजी सुरक्षा टीम के साथ सुरक्षित रूप से उसके गांव की ओर विदा किया, जहां सब उसका इंतजार कर रहे थे। उसने उसे हाथ हिलाकर विदा किया और तब तक वहां खड़ा रहा जब तक कि विमान बादलों के पीछे पूरी तरह से ओझल नहीं हो गया और वह अकेला रह गया। उसे पता था कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी कभी नहीं होगी, क्योंकि उसे प्यार का असली मतलब अब समझ में आ गया था। वापस अपने दफ्तर लौटकर अर्जुन ने मेहरा इंटरनेशनल की कार्य संस्कृति को पूरी तरह बदल दिया और उसे एक अधिक मानवीय और जिम्मेदार संगठन बनाने की दिशा में कड़े कदम उठाए। उसने उन 99 सुंदरियों की जगह अब अपने काम और सामाजिक कार्यों को दी, जो उसे एक सच्ची संतुष्टि और जीवन में एक नया और महान उद्देश्य प्रदान कर रहे थे। उसे अब अनन्या के पत्रों का इंतजार रहता था, जो उसे गांव की खुशबू और मिट्टी की याद दिलाते थे और उसे प्रेरित करते थे। अध्याय के अंत में अर्जुन अपनी बालकनी पर खड़ा होकर डूबते सूरज को देख रहा था और उसके होठों पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, क्योंकि उसने न्याय का युद्ध जीत लिया था। वह जानता था कि आने वाले समय में उसे और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अब उसके पास अनन्या का प्यार और दुआएं थीं। उसका सफर अब एक नई दिशा में मुड़ चुका था, जहां सफलता और शांति दोनों का एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत संगम था। मुंबई की उस रात ने एक बार फिर अपनी चमक बिखेरी थी, लेकिन इस बार हवा में एक अलग तरह का भारीपन और रहस्य घुला हुआ था। अर्जुन मेहरा ने मेहरा इंटरनेशनल के वार्षिक उत्सव का आयोजन उसी आलीशान बॉलरूम में किया था, जहां से यह पूरी कहानी शुरू हुई थी। चारों ओर सोने और हीरों की चमक थी, लेकिन अर्जुन की आंखों में केवल एक ही लक्ष्य था। उसने अपने काले टक्सीडो के बटनों को बहुत करीने से बंद किया और आईने में खुद को एक अंतिम बार देखा, जैसे वह किसी बड़े युद्ध के लिए तैयार हो रहा हो। वे 99 सुंदरियां, जो खुद को शहर की सबसे प्रतिष्ठित हस्तियां मानती थीं, एक बार फिर अपनी अदाओं से अर्जुन को रिझाने की कोशिश कर रही थीं। उनके महंगे डिजाइनर कपड़े और कृत्रिम हंसी आज अर्जुन को बहुत ही खोखली और बेमानी लग रही थी। हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक था कि उस साधारण गांव की लड़की का क्या हुआ जिसे अर्जुन ने बचाया था। उनकी आंखों में ईर्ष्या और जिज्ञासा का एक ऐसा मिश्रण था जो पूरे माहौल को और भी अधिक तनावपूर्ण और नाटकीय बना रहा था। अर्जुन के मन में अब इन बाहरी दिखावों के लिए कोई जगह नहीं बची थी, क्योंकि उसका हृदय अब शुद्धता की ओर मुड़ चुका था। उसने महसूस किया कि असली सुंदरता चेहरे की चमक में नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई और सच्चाई में होती है। वह जानता था कि आज की रात शहर के सभी रईसों के चेहरे से मुखौटे उतरने वाले हैं और सच्चाई की जीत होगी। उसने अपने सुरक्षा प्रभारी समीर को एक सूक्ष्म इशारा किया, जिसका मतलब था कि योजना के अनुसार सभी तकनीकी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। तभी बॉलरूम के विशाल दरवाजे खुले और विक्रम सिंघानिया ने अपनी पूरी ठसक के साथ अंदर कदम रखा, जैसे कि उसे किसी का डर ही न हो। वह जमानत पर बाहर था और उसने इस पार्टी को अपनी साख वापस पाने का एक सुनहरा मौका मान लिया था। उसके चेहरे पर वही पुरानी घमंडी मुस्कान थी, लेकिन उसके पीछे छिपे डर को अर्जुन की अनुभवी नजरें आसानी से पढ़ पा रही थीं। वह अपने वकीलों और सुरक्षा कर्मियों की एक बड़ी फौज के साथ आया था, ताकि वह अपनी झूठी सत्ता का प्रदर्शन कर सके। विक्रम ने हाथ में शराब का गिलास लिया और अर्जुन की ओर बढ़ते हुए एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी की कि एक छोटे से गांव की लड़की के लिए इतना बड़ा ड्रामा करना उसे शोभा नहीं देता। उसने अर्जुन को चुनौती दी कि वह अदालत में उसे कभी हरा नहीं पाएगा, क्योंकि कानून उसकी जेब में है। अर्जुन ने केवल एक शांत और रहस्यमयी मुस्कान दी, जिसने विक्रम को अंदर ही अंदर असहज कर दिया। अर्जुन जानता था कि जो सबूत वह आज पेश करने वाला है, वे विक्रम के पैरों के नीचे से जमीन खिसका देंगे। जैसे ही अनन्या ने हॉल में प्रवेश किया, जैसे पूरी दुनिया की धड़कनें
अचानक से एक पल के लिए थम गईं और सन्नाटा छा गया। वह किसी महंगे विदेशी गाउन में नहीं, बल्कि हिमाचल की एक पारंपरिक और शुद्ध रेशमी साड़ी में सजी हुई थी, जो उसकी सादगी को और बढ़ा रही थी। उसके चेहरे पर अब वह पुराना डर नहीं था, बल्कि एक ऐसा आत्मविश्वास था जो केवल सत्य की शक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। अर्जुन ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा, जो पूरी महफिल के लिए एक स्पष्ट संदेश था। वहां मौजूद 99 सुंदरियां अनन्या की सादगी और उसकी गरिमा को देखकर अंदर ही अंदर जल उठीं और उसे हिकारत की नजरों से देखने लगीं। वे फुसफुसा रही थीं कि कैसे एक साधारण लड़की इतने बड़े साम्राज्य के मालिक के साथ खड़ी हो सकती है। लेकिन अनन्या ने अपना सिर गर्व से ऊंचा रखा और उनकी बातों को पूरी तरह अनदेखा कर दिया। उसे पता था कि उसकी असली ताकत उसके सिद्धांतों में है, न कि इन महंगे कपड़ों और गहनों में जो केवल बाहरी दिखावा मात्र थे। अर्जुन ने अचानक संगीत रुकवाया और मुख्य मंच की ओर बढ़ा, जहां एक बहुत बड़ी डिजिटल स्क्रीन लगी हुई थी। उसने माइक हाथ में लिया और सभी मेहमानों को संबोधित करते हुए कहा कि आज वह मेहरा इंटरनेशनल के एक नए विजन और एक कड़वी सच्चाई को सबके सामने लाना चाहता है। पूरे हॉल में एक अजीब सी खामोशी छा गई और सभी की नजरें अर्जुन के चेहरे पर टिक गईं। विक्रम का चेहरा पसीने से तरबतर होने लगा, क्योंकि उसे खतरे का आभास होने लगा था जो अब सामने था। अर्जुन ने स्क्रीन पर उन सभी अवैध लेनदेन और जहरीले रसायनों के कारखानों की तस्वीरें चलानी शुरू कर दी जो विक्रम सिंघानिया के नियंत्रण में थे। उसने उन सरकारी अधिकारियों के नाम भी उजागर किए जिन्होंने रिश्वत लेकर निर्दोष गांव वालों की जान के साथ खिलवाड़ किया था। हर एक दस्तावेज और हर एक तस्वीर विक्रम के चेहरे से भलाई का नकाब नोच रही थी। मेहमानों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई और मीडिया के कैमरों ने इस ऐतिहासिक पल को कैद करना शुरू कर दिया। विक्रम ने चिल्लाते हुए अर्जुन को रोकने की कोशिश की और इसे एक साजिश बताया, लेकिन अर्जुन के पास हर एक आरोप के लिए अकाट्य प्रमाण थे। उसने एक ऐसा ऑडियो टेप चलाया जिसमें विक्रम खुद अपने गुर्गों को अनन्या के पिता को रास्ते से हटाने का आदेश दे रहा था। यह सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा पसर गया और विक्रम के हाथ से शराब का गिलास गिरकर चकनाचूर हो गया। उसकी आंखों में अब मौत का खौफ साफ देखा जा सकता था, क्योंकि उसका साम्राज्य ढह रहा था। अनन्या मंच पर आई और उसने बहुत ही शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उन सभी दुखों को बयां किया जो उसके गांव ने झेले थे। उसकी आवाज में एक ऐसा दर्द और सच्चाई थी जिसने वहां मौजूद सबसे कठोर दिल वाले रईसों की आंखों में भी नमी ला दी। उसने बताया कि कैसे सत्ता और पैसे के नशे में चूर लोगों ने एक हंसते खेलते गांव को कब्रिस्तान बना दिया था। उसकी बातों ने समाज के उस क्रूप चेहरे को सबके सामने नंगा कर दिया जिसे लोग अक्सर अनदेखा करते हैं। विक्रम सिंघानिया ने हताशा में अपनी जेब से एक छोटी पिस्तौल निकाली और अर्जुन पर निशाना साधने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह हार चुका था। इससे पहले कि वह ट्रिगर दबा पाता, अर्जुन के कमांडो ने बिजली की गति से उसे दबोच लिया और उसके हाथ से हथियार छीन लिया। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जो अब तक इस घटनाक्रम को देख रहे थे, तुरंत आगे बढ़े और विक्रम को फिर से गिरफ्तार कर लिया। इस बार उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था और वह टूट गया। हॉल में मौजूद 99 सुंदरियां अब खुद को बहुत छोटा और तुच्छ महसूस कर रही थीं, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक असली योद्धा कैसा होता है। वे जो अब तक अर्जुन के पैसे के पीछे भाग रही थीं, अब अनन्या की गरिमा के सामने नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थीं। उनका सारा अहंकार और बनावटीपन उस एक रात में हमेशा के लिए खत्म हो गया था। उन्होंने समझ लिया था कि अर्जुन मेहरा को पाना उनके बस की बात नहीं थी, क्योंकि वह बहुत आगे निकल चुका था। अर्जुन ने अनन्या की ओर देखा और उसकी आंखों में वह संतोष देखा जिसे वह पिछले कई हफ्तों से ढूंढ रहा था। उसने घोषणा की कि मेहरा इंटरनेशनल अब उस प्रदूषित गांव को गोद लेगा और वहां के पुनर्निर्माण के लिए करोड़ों रुपये का फंड जारी करेगा।
उसने यह भी कहा कि वह अनन्या के नाम पर एक फाउंडेशन शुरू करेगा जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले लोगों की मदद करेगा। यह अर्जुन का अपनी शक्ति को सार्थक बनाने का एक बहुत ही महान और ऐतिहासिक कदम था। पार्टी का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था और लोग अर्जुन और अनन्या को बधाई देने के लिए कतारों में खड़े थे। जो लोग पहले अनन्या का मजाक उड़ा रहे थे, वे अब उसके साहस की सराहना कर रहे थे और उसके साथ खड़े होने में गर्व महसूस कर रहे थे। शहर के सबसे बड़े अखबारों के संपादक इस कहानी को सदी की सबसे बड़ी जीत के रूप में देख रहे थे। अर्जुन और अनन्या ने साबित कर दिया था कि जब दो नेक दिल एक साथ मिलते हैं तो हिमालय भी झुक सकता है। विक्रम सिंघानिया को जब पुलिस वैन में ले जाया जा रहा था तो उसकी आंखों में एक पागलपन और हार की गहरी छाया थी। उसने अपना सब कुछ खो दिया था, दौलत, साख और यहां तक कि अपनी आजादी भी, जो उसके पापों का फल था। उसकी कंपनियों के शेयर शून्य पर पहुंच गए थे और उसके साथी भी उसे छोड़कर भाग चुके थे। यह उस व्यक्ति का अंत था जिसने सोचा था कि वह भगवान से भी ऊपर है और कानून को खरीद सकता है। अर्जुन ने अनन्या को बॉलरूम की उसी बालकनी पर ले जाकर खड़ा किया जहां से उसने उसे पहली बार सड़क पर देखा था। उसने अनन्या से कहा कि वह उसकी प्रेरणा है, जिसने उसे एक मशीन से फिर से एक जीता जागता इंसान बना दिया। अनन्या ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा कि उसने केवल अपना कर्तव्य निभाया है और असली बदलाव तो अर्जुन के भीतर आया है। चांदनी की रोशनी में उन दोनों का चेहरा दमक रहा था और पूरा शहर उनके नीचे रोशनी से नहाया हुआ था। रात के अंतिम पहर में अर्जुन ने उन सभी 99 सुंदरियों को एक औपचारिक पत्र भिजवाया जिसमें उसने उन्हें स्पष्ट कर दिया कि उसकी जिंदगी में अब केवल एक ही स्थान है। उसने उन्हें सिखाया कि सम्मान कमाया जाता है, खरीदा नहीं जाता, और सुंदरता चरित्र में होती है, चेहरे के रंग में नहीं। वे महिलाएं जो अब तक अपनी खूबसूरती पर गुमान करती थीं, उस रात बहुत कुछ नया सीखकर अपने घरों को वापस लौट गईं। अर्जुन ने अपने जीवन की सबसे बड़ी सफाई सफलतापूर्वक पूरी कर ली थी। अगले दिन के समाचार पत्रों में अर्जुन और अनन्या की तस्वीरें छाई हुई थीं और उन्हें देश के नए पावर कपल के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन अर्जुन को इन सुर्खियों से कोई लगाव नहीं था। वह तो बस अनन्या के साथ शांति से कुछ समय बिताना चाहता था। उसने अपने ऑफिस की सभी मीटिंग्स रद्द कर दी और अपना पूरा समय गांव के पुनर्निर्माण की योजनाओं को अंतिम रूप देने में लगाया। उसकी कार्यशैली अब पूरी तरह से मानवीय और नैतिक मूल्यों पर आधारित हो चुकी थी। अनन्या ने गांव लौटने की तैयारी शुरू कर दी थी क्योंकि वह वहां जाकर उन बदलावों को खुद अपनी आंखों से देखना चाहती थी जिनका वादा अर्जुन ने किया था। अर्जुन ने उसे विदा करते समय एक भावुक वादा किया कि वह जल्द ही वहां आएगा और उनके सपनों के स्कूल की नींव खुद अपने हाथों से रखेगा। उन दोनों के बीच अब एक ऐसा अटूट रिश्ता बन गया था जो किसी भी भौतिक चीज से कहीं ऊपर और पवित्र था। उनका प्यार अब एक सामाजिक क्रांति की मिसाल बन चुका था। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी पूरी दौलत अब जाकर सही मायनों में सार्थक हुई है क्योंकि वह किसी के काम आ सकी है। उसने अपने पिता की तस्वीर के सामने खड़े होकर उन्हें याद किया और महसूस किया कि आज वे भी उस पर गर्व कर रहे होंगे। उसने अपनी कंपनी के लोगों में एक छोटा सा बदलाव किया जो अब सेवा और ईमानदारी का प्रतीक बन चुका था। मेहरा इंटरनेशनल अब केवल एक कॉरपोरेट नाम नहीं बल्कि भरोसे का एक बहुत बड़ा और अटूट पर्याय बन गया था। गांव के लोगों ने जब रेडियो पर विक्रम की गिरफ्तारी और अर्जुन के वादों के बारे में सुना तो वहां खुशियों की लहर दौड़ गई और उन्होंने जश्न मनाया। वे अब डरे हुए नहीं थे बल्कि अपनी जमीन और अपने अधिकारों को वापस पाने के लिए पूरी तरह से तैयार और उत्साहित थे। अनन्या की मां की आंखों में भी खुशी के आंसू थे क्योंकि उनकी बेटी ने वह कर दिखाया था जो नामुमकिन लगता था। न्याय की इस मशाल ने पूरे हिमाचल की वादियों को फिर से रोशन कर दिया था। अध्याय के अंत में अर्जुन अपने खाली बॉलरूम में अकेला खड़ा था
और उन सभी घटनाओं को याद कर रहा था जिन्होंने उसकी जिंदगी बदल दी थी। वह कठोर सीईओ नहीं था जो केवल मुनाफे की सोचता था, बल्कि वह एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी आत्मा को फिर से पा लिया था। उसने खिड़की के बाहर देखा जहां सूरज की पहली किरण निकल रही थी, जो एक नए युग और एक नई शुरुआत का प्रतीक थी। उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो केवल सच्ची जीत के बाद ही आती है। विक्रम सिंघानिया के पतन की खबर पूरे देश में एक ज्वालामुखी की तरह फैल गई और कानून का शिकंजा उस पर पूरी तरह कस गया। अदालत ने उसके द्वारा किए गए सभी जघन्य अपराधों के लिए उसे उम्र कैद की कठोर सजा सुनाई और उसकी सारी अवैध संपत्ति को जब्त करने का कड़ा आदेश दिया। अर्जुन मेहरा अपनी इस बड़ी जीत पर घमंड करने के बजाय उस न्याय की गरिमा को गहराई से महसूस कर रहा था जिसे उसने हासिल किया था। उसकी आंखों में अब एक ऐसी दिव्य शांति थी जो केवल बहुत कठिन और लंबे संघर्ष के बाद ही प्राप्त होती है। मुंबई के शोर और कृत्रिम चमक को पीछे छोड़कर अर्जुन ने अपनी अगली यात्रा के लिए अपना विशेष निजी हेलीकॉप्टर पूरी तरह तैयार करवाया। उसका मन अब केवल उन बर्फीले पहाड़ों और उस शांत गांव की ओर खिंच रहा था जहां उसकी आत्मा को असली सुकून मिलने वाला था। उसने अपने साथ केवल कुछ अत्यंत विश्वसनीय इंजीनियरों और डॉक्टरों की विशेषज्ञ टीम को लिया ताकि वह अपने दिए हुए वादों को हकीकत में बदल सके। अर्जुन ने महसूस किया कि उसका असली भाग्य अब उन ऊंची वादियों में ही छिपा है जिसे वह अब तक पहचान नहीं पाया था। जब उसका विमान बादलों को चीरते हुए हिमाचल की वादियों में उतरा तो उसे वहां की शुद्ध हवा में एक अलग ही ताजगी महसूस हुई। अनन्या और पूरे गांव के लोग वहां उसका स्वागत करने के लिए पहले से ही मौजूद थे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू साफ झलक रहे थे। अर्जुन को देखते ही बच्चों ने उसे घेर लिया और उसे फूलों की माला पहनाई, जो किसी भी महंगे कॉरपोरेट पुरस्कार से कहीं अधिक कीमती थी। उसने देखा कि वहां का वातावरण अब धीरे धीरे बदलने लगा था और लोगों के चेहरों पर फिर से वही पुरानी मुस्कान लौटने लगी थी। अर्जुन ने बिना समय गंवाए नदी की सफाई का काम युद्ध स्तर पर शुरू करवाया और वहां सबसे आधुनिक जल शोधन प्रणाली स्थापित करने का आदेश दिया। उसने अपने इंजीनियरों को निर्देश दिया कि वे प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़े बिना वहां एक ऐसा स्थायी ढांचा तैयार करें जो गांव के विकास में सहायक हो। उसकी कार्यकुशलता और समर्पण को देखकर गांव वाले दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने किसी रईस व्यक्ति को जमीन पर काम करते कभी नहीं देखा था। अर्जुन ने साबित कर दिया कि वह केवल आदेश देने वाला मालिक नहीं, बल्कि सेवा करने वाला एक सच्चा नागरिक भी है। गांव के बीचों बीच एक विशाल और आधुनिक स्कूल की नींव रखी गई, जिसका नाम अर्जुन ने अनन्या के पिता की याद में रखने का फैसला किया। उसने यह सुनिश्चित किया कि वहां न केवल अच्छी शिक्षा मिले, बल्कि बच्चों को आधुनिक तकनीक और खेती के नए तरीकों के बारे में भी सिखाया जाए। अनन्या ने उस स्कूल की मुख्य शिक्षिका और प्रबंधक के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाली और वहां के बच्चों के भविष्य को संवारने का संकल्प लिया। उसकी आंखों में अब अपने पिता के सपनों को पूरा करने की एक अद्भुत चमक और आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, नदी का पानी फिर से कांच की तरह साफ होने लगा और मृत खेतों में फिर से हरियाली की नई लहर दौड़ने लगी। अर्जुन अक्सर शाम के समय अनन्या के साथ नदी के किनारे टहलता था और भविष्य की अपनी उन योजनाओं पर विस्तार से चर्चा करता था जो समाज के कल्याण के लिए थीं। उन दोनों के बीच अब एक ऐसा अटूट मानसिक और भावनात्मक संबंध बन चुका था जिसे शब्दों में बयां करना बहुत ही कठिन था। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा प्यार वही है जो दूसरों के जीवन में खुशियां लाने की शक्ति और प्रेरणा देता है। मुंबई की उन 99 सुंदरियों की यादें अब अर्जुन के मन से पूरी तरह मिट चुकी थीं, क्योंकि उसने सादगी के असली सौंदर्य को पहचान लिया था। वे महिलाएं जो अब तक अपनी बनावटी सुंदरता और पैसों पर गुमान करती थीं, आज अर्जुन की नजरों में बहुत ही तुच्छ और बेईमानी हो गई थी। अर्जुन ने अपनी कंपनी की पूरी कार्यशैली को बदल दिया और उसे एक ऐसी संस्था बनाया जो सामाजिक जिम्मेदारी को
सबसे ऊपर रखती थी। उसकी यह नई पहचान अब पूरे वैश्विक व्यापार जगत में एक मिसाल बन चुकी थी, जिसे सब सराह रहे थे। एक दिन जब अर्जुन और अनन्या गांव की एक ऊंची पहाड़ी पर बैठे डूबते हुए सूरज को देख रहे थे, तब अर्जुन ने बहुत ही शालीनता से अपने दिल की बात कही। उसने अनन्या से पूछा कि क्या वह उसके साथ मिलकर इस नई दुनिया को और भी अधिक सुंदर और न्यायपूर्ण बनाने में साथ देगी। अनन्या ने शर्माते हुए अपनी पलकें झुका लीं और उसकी आंखों में जो हाँ थी, उसने अर्जुन के जीवन को पूरी तरह से सार्थक बना दिया। उस पल पहाड़ों की ठंडी हवा और पक्षियों के चहचहाने ने जैसे उनकी इस पवित्र सहमति पर अपनी मुहर लगा दी। पूरे गांव में उनके मिलन का जश्न मनाया गया और लोगों ने उन्हें अपना रक्षक और मसीहा मानकर बहुत मान सम्मान दिया, जो किसी भी शाही दरबार से बड़ा था। अर्जुन ने महसूस किया कि असली सत्ता वह नहीं है जो डराकर हासिल की जाए, बल्कि वह है जो लोगों के दिलों को जीतकर और उन्हें न्याय दिलाकर प्राप्त हो। उसने अपनी सारी विलासिता को त्याग कर अब एक साधारण और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का निर्णय लिया, जो सबको प्रेरित करने वाला था। उसका यह सफर अब एक अंत नहीं, बल्कि एक बहुत ही सुंदर और नई कहानी की शुरुआत थी। विक्रम सिंघानिया की कंपनी के खंडहरों पर अब एक ऐसा ट्रस्ट बनाया गया जो उन सभी परिवारों की देखभाल करता था जिन्होंने भ्रष्टाचार की मार झेली थी। अर्जुन ने यह सुनिश्चित किया कि उस क्षेत्र में कोई भी फिर से सत्ता का दुरुपयोग न कर सके और कानून का शासन हमेशा मजबूती से बना रहे। उसने स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित किया ताकि वे अपने अधिकारों की रक्षा खुद कर सकें और किसी भी गलत काम के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकें। उसका विजन अब केवल व्यापार तक सीमित नहीं था, बल्कि वह एक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण पर पूरी तरह केंद्रित था। जैसे जैसे साल बीतते गए, वह गांव अब पूरे देश के लिए एक आदर्श मॉडल बन गया, जहां आधुनिकता और परंपरा का एक बहुत ही सुंदर संगम था। अर्जुन और अनन्या ने वहां मिलकर एक ऐसा स्वर्ग बनाया था जहां हर कोई खुश था और किसी को भी अन्याय का डर नहीं था। उनके जीवन की यह कहानी अब दूर दूर तक सुनाई जाने लगी थी और लोग इसे ईमानदारी की जीत के रूप में याद करते थे। अर्जुन अब वह अहंकारी सीईओ नहीं रहा था, बल्कि वह एक जननायक बन चुका था जिसे सब पूजते थे। मुंबई के कॉरपोरेट जगत में भी अब बदलाव की एक नई बयार बहने लगी थी और कई अन्य व्यापारियों ने अर्जुन के दिखाए हुए नैतिक रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। उन 99 सुंदरियों में से भी कुछ ने अपनी गलती महसूस की और उन्होंने भी समाज सेवा के कार्यों में अपनी दिलचस्पी दिखाना और अपना समय देना शुरू किया। अर्जुन की एक छोटी सी पहल ने एक ऐसी श्रृंखला शुरू कर दी थी जिसने अनगिनत लोगों की सोच और उनके जीने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया। यह अर्जुन की अपनी सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली व्यापारिक उपलब्धि थी, जो अमूल्य। अनन्या की मां अब पूरी तरह स्वस्थ थीं और वे अपने घर के आंगन में बैठकर अर्जुन और अनन्या को साथ खुश देखकर भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करती थीं। उन्होंने अर्जुन को अपने बेटे की तरह प्यार दिया और उसे सिखाया कि असली दौलत परिवार के प्रेम और उन अपने दौलत परिवार के प्रेम नैतिक संस्कारों में होती है जो हम अपने पूर्वजों से पाते हैं। अर्जुन को अब वह पारिवारिक सुख मिल रहा था जिसकी कमी उसने अपने व्यस्त और बनावटी शहरी जीवन में हमेशा बहुत गहराई से महसूस की थी। गांव के स्कूल से अब बच्चों के हंसने और पढ़ाई करने की आवाजें गूंजती थीं, जो कभी खौफ और सन्नाटे में डूबा रहता था और जहां केवल डर का साया था। अर्जुन ने वहां एक बड़ी लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर भी बनवाया ताकि गांव के बच्चों को किसी भी संसाधन की कमी महसूस न हो और वे दुनिया से लड़ सकें। उसने व्यक्तिगत रूप से कई होनहार छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान कीं ताकि वे बड़े होकर अपने देश की निस्वार्थ सेवा कर सकें। उसके इस योगदान ने हजारों सपनों को नई उड़ान और एक मजबूत आधार दिया। एक सुबह जब अर्जुन ने नदी के जल को अपने हाथ में लेकर उसे चखा, तो उसे महसूस हुआ कि उसकी आत्मा के सभी दाग पूरी तरह धुल चुके हैं और वह शुद्ध है। उसने आकाश की ओर देखते हुए अपने पिता को याद किया और उसे लगा कि वे कहीं बादलों के पीछे से
उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। उसकी यात्रा अब पूर्ण हो चुकी थी, क्योंकि उसने न केवल अपने दुश्मन को हराया था, बल्कि उसने अपने भीतर के अहंकार को भी पूरी तरह खत्म कर दिया था। अनन्या ने उसके पास आकर उसके कंधे पर अपना सिर रखा और कहा कि अब वे हमेशा साथ रहेंगे और कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। उनकी यह प्रेम कहानी अब एक लोकगीत बन चुकी थी, जिसे पहाड़ी लोग अपनी नई पीढ़ियों को सुनाते थे, ताकि वे सच्चाई और साहस की कीमत समझ सकें। अर्जुन मेहरा ने साबित कर दिया कि एक शक्तिशाली पुरुष वही है जो अपनी पूरी ताकत एक कमजोर स्त्री और उसके समाज की रक्षा के लिए लगा देता है। कहानी का यह अंतिम पड़ाव एक बहुत ही सुखद और गरिमापूर्ण अंत लेकर आया, जहां अधर्म पर धर्म की और अन्याय पर न्याय की अंतिम जीत हुई। अर्जुन और अनन्या का प्रेम अब केवल एक व्यक्तिगत भावना नहीं थी, बल्कि वह उन हजारों लोगों की उम्मीद बन चुका था जो आज भी न्याय के लिए लड़ रहे थे। मेहरा इंटरनेशनल अब दुनिया का सबसे सम्मानित नाम था, जो केवल मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के कल्याण के लिए काम कर रहा था। अंत में अर्जुन और अनन्या ने गांव की मुख्य चौक पर एक ऐसी मशाल जलाई जो कभी बुझने वाली नहीं थी और जो हमेशा ज्ञान और न्याय का प्रकाश फैलाएगी। पूरा गांव रोशनी से जगमगा उठा और चारों ओर केवल खुशियों के गीत और ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई दे रही थी, जो उनके सुनहरे भविष्य का स्वागत कर रही थी। उनकी आंखों में भविष्य के प्रति एक अटूट विश्वास था और उनके दिल में एक दूसरे के लिए अथाह सम्मान और प्रेम की पवित्र गंगा बह रही थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे दुनिया की सारी सुंदरता और शक्ति आपके पीछे क्यों न हो, असली सुकून केवल सत्य और सादगी के मार्ग पर ही मिलता है। अर्जुन मेहरा ने जो रास्ता चुना, उसने उसे अमर बना दिया और अनन्या की मासूमियत ने उसे वह सब दिया जो वह अपनी अरबों की दौलत से कभी नहीं खरीद सका। उन दोनों का मिलन एक नए युग का सूत्रपात था, जहां मानवता और न्याय की हमेशा जीत होती रहेगी, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो।